नाजरीन, आप क्या, आदाब। सॉरी। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में आज मुंबई से जनाब सलीम आरिफ हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम आरिफ साहब, आदाब अर्ज है। आदाब, कैसे हैं आप? जी, जी मैं अच्छा हूँ। और रंगरस के इस रंग सफर में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया बहुत आप लोग। खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल की और आप हमारे साथ यहाँ आए और अरे जुड़े। बहुत खुशी हुई और आपके साथ बात करना हमारे लिए भी एक अच्छा जी तजुर्बा रहेगा। और हम अपने नाजरीन को बताना भी चाहेंगे आपके बारे में। पहले नाजरीन से जी मैं ये कह दूं कि नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला पहला थिएटर मैगजीन है। रंगरस उर्दू थिएटर की रिवायत को मजबूत बनाने की कोशिश में हमेशा से लगा हुआ है और उसकी ये ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। नाजरीन, जहां तक सलीम आरिफ साहब का ताल्लुक है, तो सलीम आरिफ इंडियन थिएटर का एक अहम नाम है। थिएटर के साथ साथ ये फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ड्रामेटिक आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। हिदायतकारी और डिजाइनिंग के मैदान में कमाल की सलाहियत रखते हैं। प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आजकल ये कल्चरल स्टडीज इन विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म स्कूल है मुंबई में, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और ये फिल्म स्कूल एशिया के अच्छे और अहम स्कूलों में शुमार किया जाता है। इसे कम्युनिकेशन के नाम से इनका एक थिएटर ग्रुप है, जिसकी रिपर्टरी में कई प्रोडक्शंस हैं, जिसके लगातार शोज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में इनके शो होते रहते हैं। सलीम साहब ने जिन ड्रामों में अपना कमाल फन दिखाया है, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपकी सोनिया, गालिबनामा, खराशें, ताजमहल का टेंडर, कैफी साहब, पीले पत्तों का बन, दिल चाहता है, श्याम रंग, अगर और मगर, बयान गालिब, रक्त कल्याण, कच्चे लम्हे, लकीरें, चौरंगी, हम सफर, सुनते रहो, अरे ओ हेनरी, मंटो मंत्र, पासा, गूगली, झनक झाइयां, ताजमहल का उद्घाटन, नागर की नगरी, चक्कर चलाइए, घन चक्कर वगैरह, ये उनके अहम ड्रामे हैं जो लगातार जिसके शोज होते चले आ रहे हैं। सलीम साहब, जी इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करते हुए तो खुशी महसूस हो ही रही है। साथ साथ जी मेरे लिए ये भी तजुर्बा रहेगा कि आप जैसी शख्सियत से ये जानना, मैं जी तो मेरी जानकारी में तो आएगी ही बात, और इस रंगरस जी के हवाले से, यानी रंगरस का जो रंग सफर है, उससे हमारे जी नाजरीन उस बात को जान पाएंगे। पहले ये बताइए कि आप एक जमाने से थिएटर कर रहे हैं और नो डाउट जी क्वालिटी थिएटर कर रहे हैं। तो ये जी। जानना चाहता हूं कि रंग सफर की शुरुआत आपकी कैसे हुई, किस तरह से आपने थिएटर की दुनिया में अ, कदम। जी, मैं उस जेनरेशन से हूँ जिसने थिएटर का आखिरी सुनहरा दौर देखा। जी, जी, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैं बीए कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ में मेरी परवरिश हुई है, वहीं पला बड़ा हूँ। तो वो जी, बीए के दौरान मैंने वहाँ पे प्लेस देखे। और वहां पर बंसी कौल साहब आए थे आला अफसर नाम का एक प्ले करने, जो एक जी, नौटंकी स्टाइल में उन्होंने गोगोल का इंस्पेक्टर जनरल नाटक किया था। जी, जी, वो देखा मैंने। और फिर हबीब साहब अपनी मिट्टी की गाड़ी का छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ चरणदास चोर मिट्टी की गाड़ी के शोज लेकर आए थे। फिर अलकाजी साहब के शोज देखे, एनएसडी रिपोर्टरी के शोज देखे, रंजीत कपूर साहब के प्लेस देखे। फिर जी, हमारे अपने ग्रुप के लोगों का काम देखा। तो वहां से, और मैं चूंकि पेंटिंग मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं पेंटिंग करता रहा हूँ। जी, तो पेंटिंग की वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्ले के पोस्टर डिजाइन कर दीजिए। और मुझे भी लगा कि ये पोस्टर बनाने में थोड़ा सा क्रिएटिव काम है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से करता हूँ। तो मैंने जी, पोस्टर, जो पहले सिर्फ नाम और वो लिखा जाता था, उसके बीच में ड्राइंग्स बनाने शुरू किए, और वो एक जिद्दत पैदा की कि हमारे पोस्टर थोड़े आर्टिस्टिक हों, उसमें ड्राइंग्स हो। और किंग एडिपस का पोस्टर बनाया मैंने, मेघदूत ग्रुप था उसके लिए। और वहां से फिर मैं थिएटर में जुड़ा, और 6 महीने के अंदर उस ग्रुप के लोगों ने मुझे उठा के स्टेज पर खड़ा कर दिया कि तुम एक्टिंग करो। अच्छा, और
और मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था मैं स्टेज पर एक्ट करूंगा, मगर वो हत्यारे, अमरकांत साहब की एक कहानी थी, हत्यारे और मूस। हत्यारे एक कहानी थी, मूस अलग कहानी थी। तो हत्यारे में मुझे एक रोल दे दिया उन्होंने, और मेरे सामने एक एमपी दास नाम के बहुत बड़े जी। लखनऊ के अदाकार, जो इससे बिल्कुल पहले इडिपस का रोल कर चुके थे, वो पूरा नहीं अच्छा फेम, अच्छा। बड़ा रोल था। जी और वो माइनर रोल में थे, मैं मेजर रोल में था, और वो हम दो लोग नौजवान उसमें। जी। और उस तजुर्बे की वजह से एक्टिंग की, लोगों ने तारीफ की, और फिर ये कि आप करते रहिए। मगर मुझे ये होता था कि मैं लाइट्स भी कर लूं, मैं सेट भी डिजाइन कर लूं, मैं कॉस्ट्यूम्स भी डिजाइन कर लूं, और मैं म्यूजिक पे भी मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं 4-5 साल में 5-6 प्लेस करता था, मैं अपने ग्रुप के बाहर भी काम करता था। अच्छा। और राज बिसारिया साहब लखनऊ के बड़े जाने माने जी 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 जी। हाँ। नेशनल क्या इंटरनेशनली रिनाउंड डायरेक्टर हैं। तो जी राज जी। साहब ने बहुत इनकरेज किया, कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब थे, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। तो राज बिसारिया साहब के साथ फिर मैंने उनके लिए पोस्टर्स बनाए, उनके लिए म्यूजिक ऑपरेट किया प्लेज में, उनको बराबर रिहर्सल्स में वॉच करता रहा। तो मुझे वो मीडियम बड़ा एक्साइटिंग लगा, मुझे लगा ये वो मीडियम है जिसमें मेरी इंटरेस्ट की सारी चीजें हैं, मतलब जी लिटरेचर है, जी जी फिलोसफी है, पेंटिंग है, जी। क्राफ्ट है। और उसके साथ सबसे मजेदार बात ये थी कि एक टीम में जिस तरह से काम होता था हंसते खेलते, मुझे वो माहौल बहुत पसंद आया। यानी जी। बड़े छोटे का एक हद के बाद कोई इम्तियाज नहीं होता था। हाँ, सब दोस्त हो ये नहीं जाते होता था हाँ हैं। दोस्त, वो जो एक क्रिकेट टीम में खेलते हुए जो एहसास होता था ना, जी कि जी। आप सीनियर हैं या जूनियर हैं, वो फिर दोनों हाँ, बैट्समैन अगर साथ खेल रहे हैं तो कौन कितना टुकड़ा सीनियर हो है और गया। कौन कितना जूनियर है, वो मतलब नहीं है। जी। वो देख तो सब मिलके, या फील्डिंग साथ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सो स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर, और मेरा क्रिकेट का बैकग्राउंड भी था, तो मुझे वो पूरा माहौल बहुत एक्साइटिंग लगा। और उसके जी। बाद फिर ये हुआ कि मैं कर रहा था प्लेज, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, उसमें 1 साल का एक कोर्स होता था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। अनुपम खेर साहब तब वहाँ पढ़ा रहे थे, हेमेंद्र अच्छा। भाटिया साहब पढ़ा रहे थे, और हम्म, राज बिसारिया साहब डायरेक्टर थे। और हम्म, राज बिसारिया साहब मुझे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाते थे, और राज जी। साहब से मेरा एक दूसरी तरह का, उनके ग्रुप में भी मैं काम करता था। तो उस सहारे से मैं बीएनए में गया, और बीएनए खत्म करते करते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जाहिर है कि उस जी जी। वक्त अकेला बड़ा इंस्टीट्यूट था, और वहां की जिस आदमी को मैं देखता था, मैं कहता था ये तो कमाल की जगह है, इसमें कोई हम्म, राइटिंग भी कर लेते हैं, इसमें डिजाइन भी कर लेते हैं, और इसमें डायरेक्ट भी कर लेते हैं। और अंकुर जी अपनी कहानियां लेकर आए लखनऊ में, तो कहानियों का हम्म, रंगमंच का एक पूरा दौर चल रहा था। दौर कारण चला जी का म्यूजिकल नाटक देखा। सो मैं कुल मिला के मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां मुझे जाना चाहिए। है। जी। और मैं इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया, और मेरा सिलेक्शन भी हम्म, हो गया। जी। अब मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जिसमें थिएटर तो क्या, आर्ट से बहुत दूर। मेरे दादा जरूर म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, फाइन आर्ट्स का उनको थोड़ा बहुत शौक रहा था, मगर वो बहुत जल्दी उम्र में गुजर गए, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। और दादा चूंकि थे उस जमाने में, हम्म, प्री पार्टीशन फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा रहे, तो ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। तो मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे, मुझसे मेरे सबसे बड़े भाई अजीम आरिफ, वो भी हम्म, इंजीनियर बने, और वो मिडिल ईस्ट में बहुत दिनों तक चीफ इंजीनियर हम्म, के ओहदे पर रहकर वापस आए। उनसे छोटे, मुझसे बड़े डॉक्टर अलीम आरिफ, जो दिल्ली में जी जी। एमडी करके ही वाज रनिंग एन इंटरनेशनल एनजीओ। तो वो, उसके बाद तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही रहता था कि जी जी। कोई भी आए घर में तो अरे वाह 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 वाह, और फिर जब पैन होके मेरी तरफ निगाह आती थी, जी तो जी। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे माँ बाप के लिए बताना बड़ा मुश्किल होता था। बड़ा मुश्किल और है। आप यकीन मानिए, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ड्रामे की ट्रेनिंग कर रहा लड़का, ये जो कोई भी सुनता था इंजीनियर डॉक्टर फैमिली में, उसको लगता था भाई ये क्या है। और ये मुझसे लोग पूछते थे कि ड्रामा तो ठीक है, मगर और क्या करोगे। और क्या। तो वो मैं, हाँ, और दूसरा ये होता था कि इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। जी जी। हाँ। और फिर ये इत्तेफाक हुआ हम्म, कि कुछ लोग टेलीविजन में प्रोड्यूसर हो गए, एनएसडी के, सबा जैदी साहिबा थी हम्म, लखनऊ में इन दिनों।
तो ये भाई टेलीविजन का प्रोड्यूसर के लिए कोई तैयारी करेगा और प्रोड्यूसर अच्छा बनेगा अच्छा, टेलीविजन में ऐसा। अच्छी नौकरी मिल तो जाएगी वहाँ। हाँ, वो उनका एक अपने, जी जी। तो वो एक तरह से दिलासा दे लेते थे। मगर मुझे चूंकि नेशनल ड्रामा में स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं था। और जी ये मेरे घर वालों को जब समझ में आ गया कि मैं जा रहा हूँ, जी। तो मेरे फादर, मुझे उस वक्त हमारी स्कॉलरशिप होती थी 350 रुपये महीना स्कूल की, अच्छा। जी जी। और 100 रुपये मुझे मेरे फादर भेज देते थे हर जी। महीने। तो मैं तो वो, आप यकीन मानिए कि मेरे पास जो 150-200 रुपये होते थे, बचते थे, मतलब 70-80 उससे स्कॉलरशिप से, और 100 ये, उसको खर्चा करने का वक्त नहीं होता था। हम जी। लोग इतना काम में लगे रहते थे लगे रहते थे। कि नत्थों पे आप जाके चाय पी लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। तो हम तो ऑटो में घूमते थे जब कभी मौका होता था, बस भी नहीं करते थे, मतलब जी इस जी तरह से दिन गुजरे हमारे। सो वो थिएटर की शुरुआत वहां से हुई। और जी। जाहिर है, दिल्ली पहुंच के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो देखा सीखा वो तो अपनी जगह, अपनी मगर जगह। बाहर भी बहुत कुछ देखा और सीखा। जी। अच्छा अच्छा, जिन एक लोगों के, आर्टिस्ट के तौर पर आप किन जी लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए? मेरी मुराद उन लोगों से है जिनकी अदाकारी, हिदायतकारी देखिए, और भी काम देखकर जिससे। मैं आपको सच्ची बताऊं, लखनऊ में उस वक्त अनिल शुक्ला नाम हम्म के एक एक्टर हमारे ग्रुप में थे, बहुत अच्छे एक्टर। उनका नाम उस तरह से नहीं हुआ, और वो उस तरह की पर्सनैलिटी भी नहीं उनकी, हम्म। लेकिन वो बहुत कमाल के एक्टर थे। फिर वहां पर और हलो भैया थे, हरि कृष्ण अरोड़ा, एक बड़े सीनियर एक्टर, जी। कमाल के परफॉर्मेंस, आला अफसर में वो काम करते थे। विजय वास्तव भाई थे, ये सब अच्छे थे। और उनके अलावा जो आते थे, एमपी दास बहुत अच्छे थे। फिर जो दिल्ली से एक्टर्स आते थे, मैंने जब पंकज कपूर साहब को देखा पहली बार स्टेज पर, जी जी। या रघुवीर यादव साहब को देखा, और जो सलकर को देखा, जोसल भाई को, तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब ये होता था कि ये कल प्ले में तो इसुलिया में थे, यानी जी वो सैया भाई कोतवाल कर रहे हैं एक दिन, जी जिसमें जी। वो एक लूले बने हुए हलिया हुर का रोल कर रहे हैं, और फिर एक में अगले दिन वो बुंदू चाचा बने हैं बेगम का तकिया में, और जी जी। तीसरे दिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और वो तीनों में तीन अलग अलग शख्सियत लगते थे। जी। पंकज भाई भी छोटी हाइट, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं होता था कि आप एक 5.5 फीट के एक्टर को देख रहे अच्छा। हैं। वो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी, उनका ऐसा पर्सोना स्टेज पर बनता था जी जी कि जी। वो वॉइसएक कर रहे हैं या शेर अफगन कर रहे हैं, तो यू हम्म वुड रियली गिव दैट। सुरेखा हम्म। जी, सुरेखा जी। सीकरी साहिबा, क्या कमाल! आई डोंट थिंक उनसे अच्छी कोई रियलिस्टिक एक्ट्रेस मैंने देखी स्टेज पर। सुरेखा जी के क्या नुआंसेस होते थे जब वो स्टेज पे करती थी। मनोहर भाई, हम्म। जिस तरह की एरिस्टोक्रेसी थी उनकी शख्सियत में, और हाँ। वो स्टेज पर आते थे, तो ये सारे एक्टर्स ने अपनी अपनी तरह से मुतासिर किया। फिर जहीर साहब के बाहर, एस एम जहीर, हम्म। अभियान में, हाँ। बडोला, वीएम बडोला, बहुत कमाल के एक्टर। ये बडोला जो अपने दूसरे टेलीविजन में बहुत मशहूर एक्टर हैं, उनके फादर वीएम बडोला साहब बड़े अच्छे, देशांतर के पुराने एक्टर, वो बहुत अच्छे एक्टर दिल्ली में। बनवारी तनेजा साहब, जी जी। ये सुषमा सेठ साहिबा, ये सारे लोग काम इनका देखा और इनको काम करते देखा, तो उन सब ने बहुत मुतासिर किया। जी। और बंसी कौल साहब, डिजाइनिंग का जो उनका स्टेज क्राफ्ट का सेंस था। रॉबिन दास साहब जो हमारे टीचर भी बने, इनका काम देखा। अलकाजी साहब के सेट्स देखे, उनकी एक फिनिश देखी। बैरी जॉन मुझे बहुत पसंद थे। बैरी जी जॉन की फ्लेक्सिबिलिटी मुझे थिएटर की बहुत पसंद थी। जी। और दादी पदम जी के डिजाइन जो वो पपेट्स के साथ कर रहे थे, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे बिल्कुल कुल मिला के, और मैं बिल्कुल ओपन माइंड वाला आदमी था, मेरा कोई संस्कार उस तरह से तो था नहीं कि जी मैं एक परंपरा से आया हूँ नाटक में। मैं ना तो छत्तीसगढ़ी जी जी। कलाकार था, ना मैं मणिपुर के मार्शल आर्ट ट्रेडिशन से आया था। मैं तो एक शहरी लड़का जो थिएटर करना चाह रहा है, और जी। सिंसियरली करना चाह रहा है। मुझे हबीब साहब के थिएटर ने बहुत मुतासिर किया, पनिक्कर साहब के थिएटर ने बहुत मुतासिर किया, क्योंकि मेरे लिए वो सारी चीजें नई थी। रतन थियम का जब मैंने, मुझे याद है, उरुभंगम देखा था लखनऊ में जब उनका शो आया था, तो मैं उन एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ था। और मैं
कुरोसावा की फिल्मों में जो मजा मुझे मिलता था वो रतन दा के प्लेस को देख के स्टेज पे मिलता। तो मैं रतन दा से कहता भी हूँ कि ये देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये रतन दा कर रहे हैं या कुरोसावा कर रहे हैं। मुझे अक्सर स्टेज पर या पनिक्कर साहब को देखा था। तो ये सारा एक्सपोजर, अच्छा ये वो दौर था जब बॉक्स सेट वाले नाटक बोरिंग हो चले थे, यानी रियलिस्टिक नाटक तकरीबन खत्म पे था, खत्म हो गए थे। और बादल दा भी अपना थर्ड थिएटर जिसको हम कहते हैं, या जो साइकोफिजिकल थिएटर का पूरा एक सिलसिला चलाया हुआ था बादल दा ने। अंकुर जी की कहानियां का सिलसिला शुरू हो चुका था। कारण जी के पूरे नाच गाने एक्सपेरिमेंट्स बहुत अलग एक्सपेरिमेंट, हालांकि वो विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत पके हुए प्लेस नहीं होते थे, लेकिन ये कि उसमें आइडियाज इंटरेस्टिंग होते थे। अलग ट्रेंड्स पे काम करना शुरू किया। हाँ, तो वो नॉन रियलिस्टिक थिएटर की वजह से एक स्टाइलाइजेशन की जो समझ थी उस वक्त, उस दौर में, वो मेरी बहुत बढ़ी। और स्कूल में काम करते हुए बाहर का बहुत सारा काम देखा। फिर उसके बाद फेलोशिप मुझे एनएसडी रिपर्टरी भी, मोहन महर्षि साहब तब डायरेक्टर बन चुके थे जब मैं पास आउट हुआ, तो मोहन जी ने मुझे कहा कि आप यू कैन जॉइन द रिपर्टरी कंपनी, या मैंने कहा मैं अलग कुछ करना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करके 3-4 डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा उसमें तो बहुत मुश्किल है, स्कूल की लिमिटेशन है, तो जो पैसा है वो जाहिर है आई कैन अंडरस्टैंड के मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा फंड्स तो क्रिएट होने नहीं थे मेरे ट्रैवल के, स्टे के। तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप मैनेज कर सकते हैं फेलोशिप के प्राइस की उसमें, तो आप जरूर कर लें, वी ट्रस्ट यू। मतलब उनको ये भरोसा था कि मैं घूमूंगा नहीं या फालतू दूसरे काम या बंबई नहीं आऊंगा मैं। तो मैं हबीब साहब के साथ मैंने काम किया, हबीब तनवीर साहब के साथ उनकी कंपनी में 2 साल की तकरीबन मैं रहा। फेलोशिप के बाद भी उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके लिए काम करता रहा। पनिक्कर साहब के साथ काम किया उस फेलोशिप में, और उसी के दौरान फिर मेरी रतन दा के साथ कर ही चुका था, कारण जी। तो इन चारों के थिएटर के ऊपर मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट किया था कि कैसे ये लोग ट्रेडिशनल जो एलिमेंट्स हैं उसको अपने प्लेज में, मॉडर्न प्लेज में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, और उस स्टडी में मैं हिंदुस्तान के 4 कोनों में गया। मणिपुर में था, केरला में था, छत्तीसगढ़ बस्तर में था, और बस्तर में मुझे जॉन्डिस हो गया तो फिर मैं घर आ गया था, फिर वो ब्रेक आ गया, फिर वापस गया। तो वो एक, लेकिन वो था बड़ा मेरे लिए लर्निंग का वो दौर बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा। और हबीब साहब एडिनबरा से वो प्राइज जीत के आए थे तभी, चरणदास चोर, और मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, उनके लिए लाइटिंग करता था। जब वो मीटिंग्स में जा रहे होते थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं रिहर्सल कराऊं, मैं एक्टर्स के साथ, तो उनके पुराने प्लेस को रिहर्स करता था जिसमें शोज होने हैं, फिर मैं उसकी लाइटिंग भी करता था। तो मैं उनके सारे प्लेस की लाइटिंग भी की है, मैंने उनको रिहर्स भी कराया है। और दीपक मेरे सामने ही शुरू हुए थे। अच्छा। दीपक, पूनम, ये लोग उस दौर में ज्वाइन हुए थे। तो वो सारा एक दौर रहा, और उसको करने के बाद मोहन महर्षि जी चाह रहे थे कि मैं स्कूल में उनके साथ काम करूं, तो उन्होंने मुझे एक फैकल्टी से के अलावा भी, तो फैकल्टी तो उस वक्त कोई पोजीशन थी नहीं, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि ये जो 25 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हुए थे 86 में, तो उसकी एग्जीबिशन मैंने डिजाइन की थी, जो बर्लिन फेस्टिवल, बर्लिन गई थी अंधायोग नाटक के साथ। एम के रैना साहब ने वो प्ले किया था। तो 25 इयर्स ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से वो एग्जीबिशन थी जो मैंने डिजाइन की थी, जो जर्मनी गई थी फेस्टिवल में, वहां पर डिस्प्ले हुआ था उसका। अब उसमें सिलसिला ये हुआ कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग थे, चेयरमैन साहब, उनका दिल चाह गया कि वो जाए मेरी जगह। तो मैं नहीं गया था बहरहाल, और उसकी वजह से फिर मैंने कहा अगर मुझे ऐसे माहौल में काम करना है तो मैं फिर क्यों करूं। तो मैं बदजन सा होके वहां से निकल गया, और मेरे दोस्त थे बम्बई में, कहा आ जाओ। मैं बॉम्बे आया। अब मैं सेट डिजाइनर बनना चाह रहा था, आर्ट डायरेक्टर,
नीतीश रॉय आपके कलकत्ता के बड़े अच्छे, उस दिनों बम्बई में थे, हाँ, तो नीतीश दा के पास में गया कुछ इसका डिजाइन शायद उनका ही किया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक हाँ, तो वो मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो अच्छा, अब मैं नीतीश रॉय के पास गया कि आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए, जी तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, असिस्टेंट नहीं रखेगा, तुमको इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है तो बोलो। जी जी। बिकॉज उनको लगा ये काम करके आया आदमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का आदमी है, ये मेरा असिस्टेंट कहाँ है। तो ही वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड कि मैं उनको असिस्ट करूं, मगर श्याम बेनेगल साहब से मुझे ले गए वो मिलाने। श्याम बेनेगल साहब मुझे मिले और कहा, या सलीम आएगा, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ओके, you have designed plays and all that, yeah, okay, so you do the costumes। तो वो मतलब 5 मिनट के अंदर वो पूरा असाइनमेंट मेरे पास था। और ऑफ कोर्स नीतीश और हम मिल के रिसर्च कर रहे थे, नीतीश दा और हम दिल्ली गए, साथ आर्टिफैक्ट्स और वो देखे। तो इस तरह भारत की खोज में मेरी शुरुआत हुई, अच्छा, मुंबई में। और ओके, मैंने कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की, रिसर्च की, और अच्छा, नीतीश दा ने सेट्स किए उसके। सेट्स की, और जी, तो वहां से फिर वो शुरू भी नहीं हुआ था कि गुलजार साहब ने गालिब के लिए बुला लिया, मिर्जा गालिब, तो मैंने मिर्जा गालिब डिजाइन किया, और अच्छा, नीतीश दा ने उसमें भी सेट्स किए, मैंने कॉस्ट्यूम्स किए। फिर चूंकि वो तहजीब मेरी समझी हुई थी, तो उसमें मैंने बहुत सारी और चीजें भी की। घिलौची कैसी होगी, घड़ा कैसे रखा जाएगा, सीढ़ी कैसी होगी, चूल्हा कैसा होगा, क्योंकि वो जमींदार कल्चर मेरा देखा हुआ था, मेरे घर का था। तो वो नुआंसेस वगैरह तो गुलजार साहब के साथ एक ताल्लुक बना। और ये मैं भारत एक खोज खत्म ही हुआ था कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आ गए कि मैं चाणक्य बना रहा हूँ और आपको करना है, क्योंकि वो होगा नहीं किसी और से। तो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस भारत एक खोज का था, उस स्केल पे काम करने का, और उसने बहुत काफी बड़ा हाई कैन स्केल, बहुत बहुत बड़ा कैनवस जी था, और बहुत वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन जी टीवी का मैं समझता हूँ कि उस जमाने का, जी। नो अब ये मेरी डाउट। खुशकिस्मती है कि मैं उस वक्त वहां था, और जी, ऐसे प्रोग्राम्स बनाने वाले लोग थे, लोग और थे। जहां लोग हम्म, इख्तिताम पे पहुंचते हैं, वहां से मेरी शुरुआत हुई। जी तो मतलब श्याम बेनेगल साहब के यहाँ से मेरी जी शुरुआत जी। हुई, गुलजार हम्म, साहब के यहाँ से शुरुआत हुई, फिर चाणक्य जैसा एक शो, एक बहुत चंद्र पॉपुलर प्रकाश हिट। द्विवेदी, हम बहुत ही यंग, हमारी हम उम्र थे वो लिख रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैं उसमें सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी था, तो उसके बहुत सारे सीन्स और बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस मैंने डायरेक्ट किए और किए। श्याम कौशल जी उसमें हमारे साथ थे एक्शन में, तो सेकंड यूनिट में करता था उसमें। और चंद्र प्रकाश ने जिद करके मुझसे रोल भी करा लिया। पहले मैं बड़ा रोल देना चाह रहे थे, वो मैंने कन्नी काट ली, क्योंकि मेरा सरदार पटेल फिल्म का कमिटमेंट था, वो और था। तो मैंने कहा भाई आप फंस जाएंगे, मुझे जाना आना पड़ेगा। तो वो सरदार पटेल फिल्म बना रहे थे, केतन मेहता, वो मैं डिजाइन कर रहा था। चंद्रकांता उसके बाद बना वो। तो ये कुल मिला के बिटवीन से 88 टू 90 टू 93 मैंने तकरीबन 5-6 बड़े प्रोग्राम्स किए। फटीचर एक प्रोग्राम था, अनिल चौधरी साहब का, उसमें सेट डिजाइन करता था, पंकज भाई थे उसमें, पंकज कपूर। फिर उसके बाद कहकशां जलाल आगा बना रहे थे पोएट्स पर, उसमें मैं उनके साथ जुड़ा था। जगजीत भाई भी थे उसमें शामिल, और जगजीत भाई के साथ मैं पहले मिर्जा गालिब कर चुका। जी। तो वो कहकशां की कॉम्पोजिशन, उसकी म्यूजिक सिटिंग्स में जाना, गजलें सिलेक्ट करते थे, जाफरी साहब भी थे। एक तो जलाल के साथ मैं उसमें बहुत गहराई से कहकशां के एपिसोड्स में इन्वॉल्व था, मखदूम पर बनाया, मजाज पर बनाया, सब पे। तो वो एक सिलसिला चला था। तो कुल मिला के मुझे वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था। मैं नया नया आया था और बम्बई, और मुझे जी, इस तरह के काम करने को मिल गए। हाँ, और उसके और बाद फिर एक इसमें कोई शक एक नहीं वक्त है आया कि कि आपके काम की शुरुआत वहां से हुई, जो अक्सर लोगों के काम के इख्तिताम का वक्त होता है। मैं वही वही अर्ज कर रहा था। तो के साथ काम ये करना, गुलजार के साथ काम करना, जी गुलजार साहब के जी। साथ, और बहुत बड़ी बात है कि और इब्तिदाई दौर में ही आपको बड़े लोगों का और साथ मिला, बहुत कुछ आपने और किया भी। और जी हाँ, ये जरूर थोड़ा सा अब जब पलट के देखता हूँ, उस वक्त हो गया। अब मुझे लगता है कि उस वक्त हो गया, जी। नौजवानी के जोश में हम्म, आदमी, हम्म, वो होता ना कि
बॉल क्या आ रही है बैट में। लेकिन सहवाग उससे पहले आपने थिएटर में भी तो बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है कि आप बगैर स्ट्रगल किए वहां पहुंच गए। हबीब साहब के साथ काम किया, पनीकर साहब के साथ रहे, उधर रतन जी श्याम साहब के साथ आपने काफी दिनों तक काम किया, फिर मनोहर सिंह और मोहन जी महर्षि के साथ भी आप रहे। तो आप तो एक अच्छा खासा तजुर्बा लेकर गए थे। अगर ये जी। तजुर्बा नहीं और वो होता तो मेरे ख्याल से श्याम बेनेगल आपको कॉस्ट्यूम के लिए नहीं रखते। वो वो काबिलियत वो आपके अंदर उन्होंने देखी थी, इसलिए अब अब आप 5 मिनट सोचिए, के ये होता है ना, एक मैं लंबा अब जब तजुर्बा सोचता हूँ। का होता है। जब वो जी पूरा तजुर्बाकार कोई शख्स हो जाता है तो वो 1 मिनट की गुफ्तगू में अपनी पूरी जिंदगी की बात कह जाता है, तो जी। वो वैसा अच्छा, ही। और वो जी, श्याम साहब की कमाल की बात यह है कि श्याम बेनेगल साहब ने जितना टैलेंट इंट्रोड्यूस किया है, जी, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया है, कोई शक नहीं है। जी, और हर फील्ड में किया है, मतलब साउंड डिजाइन में किया है, सिनेमेटोग्राफी में किया है। तो मुझे मेरी आप अलमिया सोचिए कि मैं यंग 25-26 साल की उम्र में वहां पे हूँ, और मेरे साथ सिनेमेटोग्राफर जो है भारत एक खोज के, वो वीके मूर्ति साहब हैं, जो गुरुदत्त की फिल्में करते थे, इंडिया के जी। ऑल टाइम ग्रेट कैमरामैन, हाँ, हाँ, हाँ। जिन्होंने कागज के फूल और हाँ, प्यासा जी। और साहबी भी गुलाम जैसी फिल्में की। हुँ, नीतीश रॉय जैसे आदमी सेट्स बना रहे थे, हुँ, और मैं एक हुँ, बिल्कुल नया आदमी। हुँ। तो जी। इन सब ने बहुत सराहा भी, मदद भी की, हुँ, प्रॉब्लम्स जी। भी आई, लेकिन उस वक्त चूंकि दौर था और वो हुँ, उम्र हुँ। थी, और घर में हाँ कोई जी, कमिटमेंट था नहीं, तो आप 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकते थे। कर सकते हैं। अच्छा, आपने फ़िल्म फ़िल्म और थिएटर दोनों जगह पे तो आप खूब काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी और बस ये जानना चाहेंगे कि दोनों जगह काम करने में आपको सुकून सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? फ़िल्म में, थिएटर में, और दोनों का फ़र्क आप बताइए, वाज़ा फ़र्क क्या है काम करने देखिए, के? अगर सुकून नहीं मिलता दोनों जगह, हुँ, तो शायद मैं करता नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ। अगर आप हुँ, मेरा पूरा काम की लिस्ट अगर देखेंगे, हुँ, तो जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स बड़े सोच समझ के किए। अच्छा। यानी भारत एक खोज भी जब मैंने लिया था, तो हुँ, मुझे मालूम था मेरी जिंदगी के 2.5-3 साल जिसमें जाएंगे। जी, मगर जी। मुझे ये भी मालूम था कि ये मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी बार बनेगा, जी, और जी। इस तरह का कोई प्रोग्राम दूसरा डायरेक्टर जल्दी बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। जी, जी। श्याम बेनेगल साहब के बस की बात थी, तो उन्होंने कर लिया। हुँ, हुँ। और मैं चूंकि डिजाइनर को भी डायरेक्टर का ही एक हिस्सा मानता हूँ, जी, मैं उसको डायरेक्टर की टीम का हिस्सा मानता हूँ। डिजाइनर अलग से कोई चीज होता नहीं है फिल्म और टेलीविजन। जी, जी। यानी आप कुछ भी कहना चाहें, तो आप रहेंगे डायरेक्टर के नजरिए के तहत ही, हुँ, और वो स्टेज पर भी लागू होती है बात। तो मेरी वो क्लैरिटी बहुत अपनी जगह पर हुँ, थी। लेकिन ये कि एज अ डिजाइनर व्हाट कुड यू ऑफर, तो मेरे पास ये पनिक्कर साहब का तजुर्बा, हबीब साहब का तजुर्बा, जो मैं रतन दा का तजुर्बा, और मैं जी। ट्राइबल्स के बीच बहुत रहा था, तो मैंने जो फर्स्ट हैंड लिविंग ट्रेडिशंस देखे हिंदुस्तान के, हुँ, वो मेरे हुँ, बड़े काम आए थे। और भारत की हुँ, खोज में अब हुँ, सुकून मिलता था जब कोई चैलेंजिंग काम आप एग्जीक्यूट कर लेते थे। हुँ। मिसाल के तौर पर महाभारत और रामायण। अब जी, उस जी। वक्त जब हम भारत की खोज बन रहे थे, तो उस वक्त बी आर चोपड़ा साहब का महाभारत भी बन रहा था। उससे पहले रामायण बन चुका था, हुँ, जिसमें रामचंद्र जी पूरे टाइम मुकुट में, और जिस हुँ, तरह से कैलेंडर में, सड़क वाले कैलेंडर में नजर आते हैं, वैसे कपड़ों हुँ, में थे। हुँ। वो नज़र आता अ, उसके अंदर भी आपने देखा है महाभारत में जिस तरह के डिजाइन थे। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि जब हम अंधायुग का पोर्शन कर रहे हैं या उरुभंगम का पोर्शन कर रहे हैं, तो है। हुँ, हुँ। उसमें क्या कॉस्ट्यूम होगी। तो वहां जी। मेरा थिएटर का स्टाइलाइजेशन, थिएटर का एक्सपीरियंस काम आया। तो अच्छा। अजंता एलोरा से भी किया, और थिएट्रिकल हुँ, स्टाइल की भी डिजाइनिंग की। और हुँ, उसमें बड़े चैलेंजेस भी थे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जो मुझे अभी याद आ रही है मुझे, कि उसमें नाचिकेत का एक प्रसंग था, जिसमें यमराज और नाचिकेत की बातचीत हुई। हुँ, अब ये मसला कि यमराज को आप कैसे दिखाएंगे, अंजन दा को करना था वो, और वो हुँ, भैंस पर बैठकर आएंगे और सीन हुँ, करेंगे। हुँ, तो हुँ, जबकि सोच वही है, हुँ। तो वो बात ठीक नहीं लग रही थी। अच्छा।
तो मुझे 2 दिन लगे, लेकिन वो फिर मुझे एकदम से आइडिया स्ट्राइक आया कि मैं दंड दे देता हूँ हाथ में। तो उनके हाथ अच्छा। में मैंने एक दस्तार जैसा दिया और उसके तरफ दोनों तरफ सीइंग का सजेशन दे दिया। अच्छा। तो तो अंजन दा उसको ऐसे साथ में लेके खड़े रहे हम्म, अपने, और वो जी। लाइटिंग और उससे रिप्रेजेंटेशनल तौर पर वो अच्छा भी लगा और वो नया भी लगा, और जी। जो बात हम कहना चाह रहे थे वो बात भी हो गई। तो इस तरह की सोल्यूशंस आए थे उसमें, और श्याम बेनेगल साहब ने मुझको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया था। जी। यानी डिजाइन के लेवल पर अगर उनको कोई बात ठीक लगती थी तो गो अहेड, क्योंकि वो खुद बड़े काबिल आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी। यानी हम्म, जो अगर कोई अकेला इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर मैंने देखा है अपनी लाइफ, जिसको हम अच्छा। बुद्धिजीवी भी कहें और फिल्म का हम्म, निर्देशक भी कहें, तो श्याम हम्म, बेनेगल साहब। अच्छा। आप शेनेगल साहब से हम्म, किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं, वो हम्म, आपको लेटेस्ट किताबें बता देंगे कौन सी हैं, आप जी। क्या पढ़ें क्या देखें वो बता देंगे। आप अगर पेरिस जा रहे हैं, आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो श्याम बाबू आपको ये भी बता देंगे कि आपको फला मोहल्ले में जाके, उस गली में जाके ये खाना खाना चाहिए, वहां जी। जाके ये करना। तो जी। वो जी। बहुत ही कमाल की शख्सियत है। कमाल की और शख्सियत। उनके साथ जो 2 साल बीते वो बड़े यादगार बीते मेरे शुरू के आती। और गुलजार साहब उसके बिल्कुल दूसरी तरह की शख्सियत, हम्म, खामोश, कम बोलने वाले, लेकिन ये कि उतने ही गहरे, और उनका एक अलग शायराना मिजाज। तो बहुत शुरू में आके जो तजुर्बे हुए मुझे वो बहुत काम आए। और थिएटर में, जैसा आपने सवाल किया, थिएटर में चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, लेकिन थिएटर की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खास तौर से, कि ऐसे बहुत कम प्लेस होते हैं जिनके ज्यादा शोज होते जी। हैं। यानी आप डिजाइन करते हैं तो आपको इल्म नहीं होता कि ये 200 शो तो होगा या 400 शो होगा या 20 शो होंगे या 5 शो होंगे। तो आप शुरू करते हैं 5 शो से, 20 शो से, फिर वो हम्म, प्ले चल निकलता है तो उसके, अब मेरा ताजमहल हम्म, का टेंडर 20 साल से चल रहा जी। है जी बम्बई में बिल्कुल। और पूरे हम्म, हिंदुस्तान में। तो वो जब मैंने किया था मुझे खुद पता नहीं था ये 20 साल चलेगा। और उस वक्त जाहिर है कि बिल्कुल बेसिक प्रोडक्शन वैल्यूज पे काम किया था हमने उसमें, हम्म, जो उनके पास सेट पड़े थे वो जोड़ तोड़ के सेट बनाए थे। तो वो मसले रहते हैं, लेकिन जी। ये कि फिर आप उसको दूसरी तरह से कॉम्पनसेट करते हैं। जी। तो मुझे फिल्म में भी उतना ही मजा आता है, टेलीविजन में भी उतना ही मजा आता है, और थिएटर में तो आता ही है, क्योंकि जी। थिएटर तो मेरा हम्म, होम ग्राउंड है जिसे कहना चाहिए। जी। जी। और थिएटर में मैं कंफर्टेबल सबसे ज्यादा सिर्फ थिएटर में मैं एक ही बात से होता हूँ, कि फिल्म में मुझे तो नहीं, लेकिन मैं जब देखता हूँ दूसरे लोगों को, तो ये एहसास बराबर बनाया जाता है और बना रहता है कि आपका स्टेटस क्या है। तो अगर आप लीड एक्टर और लीड स्टार हैं, हम्म, तो आपको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। तो मिसाल के तौर पर आप 3 सीन के लिए आए हैं और आप 1500 रुपये या 2000 रुपये पर डे के एक्टर हैं, तो आपका हम्म, ट्रीटमेंट अलग होगा। और आप पांच हम्म, हजार के एक्टर हैं तो दूसरी तरह से होगा, और 25,000 के एक्टर हैं तो तीसरी तरह से होगा। अच्छा। तो वैन किसके साथ शेयर करनी है, खाना क्या मिलेगा, बैठना क्या है। तो हम्म, बराबर आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप अभी वहां पहुंचे नहीं हैं जहां आपको हम्म, फैसिलिटीज मिले, इज्जत दी जाए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा। सिनेमा जी। टेलीविजन का ये जो तफरीक है, ये हम्म, जो लोगों के बीच में ये जो फर्क वहां पर है, हम्म, क्योंकि सारी चीजें आपकी मार्केटेबिलिटी से। बिल्कुल, ये तो जो बहुत अच्छी बात की कि थिएटर और ये सिनेमा का जो सबसे बड़ा हाँ, फर्क है। मुझे हम्म, मुझे थिएटर में अच्छी बात ये लगती है कि जब सोनाली बेंद्रे भी हमारे साथ आपकी सोनिया प्ले करने आती हैं, तो वो अपना बैग खुद उठाती है। हम्म, वो मुझे बैग उठाने नहीं देती थी जी। उससे। जी। जी। फ्लाइट में हम लोग साथ अगर ट्रैवल करें, फारूक से खुद अपना बैग उठाते थे पैर उठाते हैं। और उसको पुश करते हुए ट्रॉली तीनों चलते थे। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कुली कहाँ है, कौन मेरा बैग लेगा, कौन ये करेगा। बेसिक फैसिलिटीज चाहिए अच्छी, उसमें कोई शक नहीं, और मैं भी वो तो बिलीव खैर करता हूँ। वो है। एक आप आपको एक तरह से आदत हो जाती है, तो वो आदतें आपकी रहती हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि शबाना साहिबा भी जब नाटक करती हैं तो वो कोई सब फर्श पे बैठ के खा रहे हैं, वो भी खा रहे होते हैं। तो नसीर साहब हैं तो वो वैसे ही होते हैं। तो कोई
स्टार सिस्टम पर से वहां पर काम नहीं करता। और मुझे वो बात थिएटर की बहुत पसंद है, क्योंकि थिएटर इज अ ग्रेट लेवल है, और मुझे इसलिए थिएटर में रहना ज्यादा पसंद है, सिर्फ इस वजह से। और फिल्म के सेट पर मैं उतनी देर ही रहता था जितनी देर मेरा काम। सिर्फ गुलजार साहब के यहाँ, चूंकि मैं वाज पार्ट ऑफ द टीम, तो मैं पूरे टाइम रहता था। श्याम बेनेगल साहब के यहाँ पूरे टाइम रहना बड़ा अच्छा लगता था। मणि रत्नम साहब के यहाँ मैं गया तो उनके यहाँ भी जहाँ रहा, इज्जत मोहब्बत वो सब अपनी जगह और मिलती भी है। मगर जब मैं दूसरों को देखता था कि मेरे साथ के जो एक्टर हैं दोस्त, अब वो एक्टर दोस्त है बेचारा, उसका रोल उतना बड़ा नहीं, तो 3 दिन से बैठा हुआ होटल में इंतजार कर रहा है कि उसका रोल आएगा। रोल आ जाए। अब ये जो मसले होते हैं ना, ये बड़े दिल दुखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको पता है यार ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है, मजबूरी में आया, इसकी अपनी जरूरतें होंगी जिस वजह से आया, लेकिन इसकी कैलिबर वो नहीं है जिस तरह से कैलिबर उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट का मिल रहा है। जी। तो वो मसला मेरे लिए ज्यादा है। क्रिएटिवली आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, थिएटर में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल अब खूब होने लगा है। मैं समझता हूँ कि इसे बहुत ज्यादा अनुराधा कपूर जी ने ही इसको बहुत कॉमन किया है थिएटर में। तो क्या ये थिएटर के लिए जरूरी है मल्टीमीडिया, या सिर्फ नहीं, डेकोरेशन के लिए, या फिर गिमिक दिखाने के लिए डायरेक्टर इसका इस्तेमाल करने लग गया है? आई डोंट नो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मल्टीमीडिया का एक दौर आया था। जी। ये भी था कि आप अपनी इमेज से खुद बात कर रहे हैं, नाटक भी वैसा लिखा गया, ब्रोकन मिरर जैसा एक प्ले लिखा गया। अनुराधा कपूर साहिबा ने जो किया वो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना वो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स प्रोजेक्ट करते थे, उंगली हाथों की और उंगलियों की और इस तरह के जेस्चर्स। तो वो मुझे आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि मल्टीमीडिया कंटेंट अगर कंसीव वैसे किया गया है, लिखा वैसे गया, सोचा वैसे गया है, तो मैं उसके फेवर में हूँ, क्योंकि जैसे ब्रोकन इमेजेस में आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं है वदन में मल्टीमीडिया का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और स्टाइलाइजेशन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी अटपटी लगेगी बात। बट यू नेवर नो। आई एम सेइंग, आई एम गिविंग द कंसेशन कि डायरेक्टर हो सकता है अचीव कर ले वो चीज जो, मगर ये कि अगर मुझे ऐसी कोई चीज प्रोजेक्ट करनी है जो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसे कॉम्प्लिसिटी एक प्ले आया था इंग्लैंड से, बहुत अच्छा, रामानुजम पे, उन्होंने मद्रास की स्ट्रीट फुटेज और ये सारी चीजें मिक्स करके इंटरेस्टिंग विजुअल नैरेटिव बनाया था, और थिएट्रिकल भी था, और उसमें बट इट वाज वेरी वेल क्राफ्टेड एंड थॉट आउट। तो उसमें कोई भी चीज इंसिडेंटल नहीं थी, वो कंसीव, वो लिखा ही नाटक वैसे गया, लिखा ही गया है वैसा, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसलिए ऑफहैंड कि कुछ भी मैंने किसी के काम पे कम। कई ऐसे प्लेस में मैंने देखा है जो उस ढंग से लिखा नहीं गया है और उसका डिमांड भी वैसा नहीं है, लेकिन शायद डायरेक्टर वो उसको एक गॉर्जियस प्रोडक्शन को बनाना चाहता है या फिर गिमिक दिखाना चाहता है, देखिए इसलिए वो मैं उसकी दो वजह है। एक तो ये कि डायरेक्टर वैसे भी बड़ा इनसिक्योर रहता है, और हमारे यहाँ डायरेक्टर बहुत इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि स्टेज पर तो नजर आते नहीं है। जी हाँ। नाटक अच्छा हुआ तो एक्टर्स क्रेडिट लेके जाते हैं, हाँ, सेट डिजाइनर ले जाता है, लाइट वाला ले जाता ये आता है। है, डायरेक्टर है, ये अश्योरेंस डायरेक्टर को होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो अपना गिमिक लेकिन कुछ लेकिन अपना आप, हाँ, तो डायरेक्टर नाटक और दर्शक के बीच में आके खड़ा हो जाता है हाँ, कि देखिए मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, मैं ऐसे नाटक को ऐसे देख रहा हूँ, मेरा एग्जैक्टली। ये इंटरप्रिटेशन है। या वो ब्रोशर में उस तरह से लिखता है, हाँ, एक्सप्लेन कि करता नहीं, है कि वो नहीं, ये क्या करना है। एक्सपेरिमेंट एक तो मुझे ब्रोशर से जो नाटक समझ में आए, ऐसे नाटक में मेरा कोई कोई एतकाद नहीं है, मेरा दिलचस्पी कोई नहीं, नहीं। मेरा बिलीफ ही नहीं है। और ये कि नाटक प्रबुद्ध होना चाहिए, हर बार कोई इंपॉर्टेंट टेक अवे होना चाहिए, वो भी मेरे लिए बहुत, आप अच्छे इंसान बनकर बाहर निकले तो भी मेरे लिए नाटक बहुत अच्छा है। जी, जी, आप बिल्कुल। कोई शिक्षा दीक्षा की, पहले नाटक को एक अच्छे नाटक होने के सारे गुण पूरे करने पड़ेंगे। जी। यानी जो एक एक हाँ। इम्तियाजी ड्रामे से जो आप
तवक्को रखते हैं, वो तवक्को सारी पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आइडियोलॉजी उसमें आती है या नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने कैसे वो बात कही है, तो वो आपकी बात कहने के अंदाज में पता चल जाता है कि आपकी सिंपैथी कहाँ है, अच्छा, किस जैसे किस एक डायरेक्टर की एक खामी ये भी होती है कि वो जी स्क्रिप्ट राइटर को कुछ नहीं समझता है। तो जी आपके डायरेक्शन का यानी आप ने गुलजार साहब की स्क्रिप्ट भी की है और जावेद सिद्दीकी साहब के साथ भी काम किया है, उनके इसको भी किया है आपने। तो जी ऐसा कभी आपने किया है क्या कि उनके साथ कभी छेड़खानी की हो उनकी नहीं नहीं, राइटिंग पे? मैं ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, कि मैं कल ही इस पर किसी और से एक लंबी गुफ्तगू हुँ, कर रहा था। अब हमारे यहाँ क्या मसला है कि ये फिल्म की गंदगी जो है वो थिएटर में आ गई है। तो अच्छा डायरेक्टर जी। अपना नाम ऊपर लिखता है। हाँ, हाँ। हुँ, हाँ, हाँ, मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं, सलीम हुँ। आरिफ सखाराम बाइंडर। हाँ, हाँ, राइटर कहीं और हाँ, चला जाता है बेचारा। ये राइट सलीम आरिफ ओथेलो, हाँ, हाँ, जी। सलीम आरिफ आधे अधूरे। तो हुँ, मैं, मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई, हुँ, क्योंकि मैं शेक्सपियर और विजय तेंदुलकर जैसे लोगों को, तो मैं उसूलन अपने यहाँ राइटर के नाम से प्ले देता। तो इट्स हुँ, ऑलवेज जी, गुलजार खराशे, जी, डिजाइन्ड एंड डायरेक्टेड बाय सलीम आरिफ। इट्स जी, नेवर सलीम आरिफ आपकी सोनिया, इट्स जावेद सिद्दीकी आपकी सोनिया। जी, तो मैं राइटर, इट्स इट्स शुक्ला जी ताजमहल का टेंडर, अजय हुँ, शुक्ला ताजमहल का टेंडर, हाँ, हाँ, अजय जी, शुक्ला ताजमहल का उद्घाटन, जी, अमृतलाल नागर नागर की नगरी। तो मैं, हुँ, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ मसला क्या है, देखिए, ये जो दोगलापना है हमारे थिएटर वालों का, जी, खासतौर से हिंदी में, वो हिंदी आपको बताते भी नहीं कि आपका प्ले कर रहे हैं। वो हुँ, आपसे परमिशन भी लेना जरूरी नहीं समझते हो, बल्कि वो आपको ऐसे रॉयल्टी तो बहुत तारीफी दूर की बात है। रॉयल्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको वो ऐसे इन्फॉर्म करते हैं जैसे आपके ऊपर बड़ा एहसान किया है, कि देखिए हम आपका नाटक अगले हफ्ते शुक्रिया। कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आते हैं देखने। जी, तो अब जी। हमने एक नाटक, गुलजार साहब का, मैंने एक कोलाज बनाया खराशे नाम से, वो छपा। जी, हुँ, अब जाहिर है गुलजार साहब की सारी राइटिंग्स है, मैंने उसको एक तरतीब दी, और गुलजार साहब ने कहा नहीं नहीं, ये आपका फॉर्म है, तो उसमें मेरा नाम भी है। लेकिन वो गुलजार साहब से ही पहचाना और जाना जाता, और राइट्स भी गुलजार साहब के पास जी, जी, है। एक हजरत ने उसमें अमृता प्रीतम की पार्टीशन की पोयम कहानियां डाली, कुछ मंटो की चीजें डाली, और अपना नाम देकर कहा ये अच्छा, खराश है। खराश है। और उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने पृथ्वी में अप्लाई किया डेट के लिए, अहमदाबाद के अच्छा, सज्जन है वो। जी, तो पृथ्वी से मेरे पास फोन आया कि तो तुम्हारा प्ले है, इसका सेंसर सर्टिफिकेट तो तुम्हारे नाम से है, तो ये कौन है। तो मैंने जी, उसको फोन करके पूछा, तो उसने कहा साहब ये तो मैंने तो उसमें चीजें ऐड की हैं, इसलिए मैंने अपना नाम दिया। एडेप्टेशन तो हो गया मैंने उनसे उनका। कहा भाई तुम अपना प्ले लिख लो, तुम दूसरे प्ले को क्यों खराब कर रहे हो। मतलब जी, मैं शेक्सपियर से एग्री नहीं करता, और मैं हुँ, हैमलेट को नए वर्जन में लिखूं, लिखूँ। तो ये तो अब मुझे अपना जी, एक ओरिजिनल प्ले लिख लेना चाहिए। तो वो जो आप बात कह रहे हैं, मगर उसमें अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। एक बहुत मशहूर राइटर के साथ एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर एक्टर का ये सिलसिला है, उनका एक बड़ा पॉपुलर प्ले जो 5-6 साल उन्होंने हिंदुस्तान और कुछ बाहर के मुल्कों में भी किया, उसकी रॉयल्टी नहीं दी, जी, और ये कहा कि हमने तो इस प्ले में कोई पैसे ही नहीं कमाया। हुँ, और उस पर ये कि नहीं आप ये प्ले तो मुझसे मत लीजिए, मेरी तो पूरी पहचान ही इस प्ले से है। ये भी जी, एक तरफ है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि जो अंदर की बेईमानी है ना शख्स की, जी, 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 हम जी। थिएटर वालों में है, वो मान लेना हाँ, चाहिए। वो तो है वो हम हमारी जिबिल्लत थिएटर के, शामिल जी है। जी, वो वो आप जो है थिएटर के जो पोछा लगा रहा है, उसको जी, आप पैसे दे देते हैं, आप जानकी हुँ, कुटीर के वॉचमैन को भी पैसे दे देते हैं, टिप्स जहाज निकलते हुए सैल्यूट मारता, आप उसको 200 रुपए दे देते हैं। राइटर के लिए आपके पास ना तो पैसे हैं, ना नाम है, है कुछ ना नहीं। उसके लिए कोई इज्जत है, क्योंकि आपको लगता है काम तो मैंने किया, राइटर कहता हूँ स्क्रिप्ट ही तो है, बाकी काम तो मेरा है ना।
मगर जिस नक्शे पे पूरी बिल्डिंग खड़ी की है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। और फिर हम बिल्कुल। शिकायत करते हैं कि नए प्लेन ही लिख के जा रहे हैं। और ये बात पैसे की ये मैंने देखा, ये बड़ी बददयानती है कि जी हम किसी स्क्रिप्ट को उठाते हैं, किसी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं, अरे यार मैंने तो उसके तो बहुत सारे लाइंस काट दिए, मैंने सीन काट दिए हाँ और मैंने बिल्कुल अपना जो इंटरप्रिटेशन डाला है। यार जब कुछ आपको सब करना ही था तो आपने उस स्क्रिप्ट को लिया ही क्यों हाथ में? एग्जैक्टली यानी अब वो वो होता जी कहीं ना कहीं अपील किया है, कहीं ना कहीं उसकी चीज है, वो आप उस क्रेडिट को अब छोड़ करके। वो अपनी इनसिक्योरिटी है। देखिए ये बिल्कुल उस फिल्म वाले जी। की तरह है कि जिसने दो दो स्क्रीन प्ले में आदमी रखे हैं, एक डायलॉग राइटर भी है, हाँ एक हाँ हाँ कहानी वाला भी है, और लिखता है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सो एंड सो, बिल्कुल। क्योंकि वो बैठता है उनके साथ स्क्रिप्ट में। तो भाई वो तो आपने कैमरामैन को शॉट भी तो बताया था कि ऐसे जी। यहाँ से कैमरा ऐसे जाएगा, उसके साथ क्यों नहीं देते हो नाम? बेचारा तुम्हें ले लेके राइटर ही मिलता है जिसके सर पे तुम सवार रहोगे। तो वो एक है मसला, और बहुत जी। सीरियस मसला है। और मुंबई में थोड़ा कम इसलिए है कि मराठी थिएटर में और जी। गुजराती थिएटर में ये चलन है कि रॉयल्टी दी जाती है और परमिशंस ली जाती है, और अब बिना राइटर की परमिशन के आपको थिएटर भी नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है जी। जी अच्छा, जैसे तो आपने मैं अभी कहा कि जी आपने खराशे जो है वो गुलजार साहब की कहानियों को कोलाज करके किया है, तो आपने जी अपने किसी प्रोडक्शन में मुमताज की टेक्निक से काम किया है, जिस जो फिल्मों की टेक्निक है मुमताज उसको लेकर, ऐसा कुछ नहीं? मैं देखिए मेरा हबीब साहब से मुझे बहुत बड़ी हुँ, गुरु हुँ, शिक्षा मिली थी, और वो शिक्षा ये थी कि ऐसा कुछ भी मत करो नाटक में जिससे कहानी न समझ में आए। हुँ, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो। जी, और एक तसलसल, एक सिलसिला बना बना रहना रहे। चाहिए एक्शन का, जी, और एक्शन में एक कंटिन्यूएशन की फीलिंग होनी चाहिए। हुँ, तो और वो उन्होंने संस्कृत थिएटर और फोक थिएटर की अपने समझ से था, और उनको हुँ, वो शिक्षा वहां मिली थी हुँ, इंग्लैंड में। रन ब्रेख्तियन कि ये स्टाइल का जो। तो ब्रेकफास्ट तो उनसे बाद में, लेकिन वो इंग्लैंड में एक उनके गुरु थे, उन्होंने ये उनको बताया था ओल्ड विक हुँ, थिएटर में। तो वो उन्होंने मुझसे भी शेयर किया कि भाई ऐसा मत करो, या ऐसा करना चाहता, क्योंकि मैं उनसे पूछता था कि ये तो आपने ऐसे कर लिया। अब वो जी, बड़े कमाल के क्राफ्ट्समैन थे हबीब साहब। आप हुँ, मिट्टी की गाड़ी का एक पूरा सीक्वेंस है, हुँ, आप हुँ, अगर पढ़िए नाटक, वो हुँ, सड़क से शुरू होता है, और सड़क से शुरू होके गलियों में चेज चलती है, हुँ, मंदिर में घुसता है वो आदमी, वहां से आके फाइनली वसंत सिन्हा के घर में आके छिपता है। और हबीब साहब ने वो पूरा जी, बेयर स्टेज पे मैनेज किया था एक्टर से। जी। अच्छा, तो मैं ये उनसे बताइए। जी हाँ, हाँ, आप कह तो रहे थे कुछ? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तो मैंने उनसे वो मोन्टाज हो कोलाज हो, मुझे फाइनली अगर ठीक लगता है तो मैं करता हूँ, जी, और पूरे धड़ल्ले से करता हूँ, उसमें कोई हुँ, ग्रामर कोई उसका मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। अगर मुझे ठीक लगता है कि यहाँ पर एक लहरा बच के जाना चाहिए, तो हुँ, मैं बंबई के ऊपर जब गुलजार साहब का कोलाज कर रहा था ठन्निया, तो उसमें दो भिखारी एक दूसरे को देखते हैं, तो मैंने लेके पहला पहला प्यार की हारमोनियम की धुन बजाई थी, जस्ट टू इंडिकेट कि सड़क पर इनकी मोहब्बत शुरू हुई। जी, या उसमें मैंने एक श्री 420 की होमेज यूज की थी, छाते में राज कपूर और नरगिस का एक सजेशन देकर मैंने मुंबई के बारिश का एक पूरा गाना उसमें किया था। तो जी, ये अब मुझे लगा कि यहाँ पर होना चाहिए। तो गुलजार साहब से जाहिर है ये अच्छी बात है कि मैं जो भी तोड़ मरोड़ करता हूँ वो उनकी हुँ, अप्रूवल से होती है, मैं उनको दिखा देता हूँ। मुझे याद है जब खराशे हमने किया था, तो उन्होंने कहा था भाई ये आप क्या कर रहे हैं, उनके हुँ, समझ में नहीं आई थी बात, कि जो मेरी नज्म सुन रहा है वो फिर कहानी क्यों देखेगा, और जो कहानी देख रहा है वो नज्में क्यों सुनेगा। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे दे दीजिए, और मैं आपको शो से पहले दिखा दूंगा, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने दे दिया मुझे, और शो से 15 दिन पहले वो रिहर्सल देखते हैं। अब जब उन्होंने रिहर्सल देखी,
तो उसके बाद तो मतलब वो इस तरह से उन्होंने क्या कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे कहानियों को इस तरह भी किया जा सकता है, मेरी नज्मों को इस तरह भी पेश किया जा सकता है। और उनका ये तो पूरा एक आपने माहौल क्रिएट कर दिया दंगों का उससे। तो वो अच्छा, मुझे चूंकि इल्म था, कॉन्फिडेंस था, मुझे मेरी नीयत ठीक थी, और मुझे कोई उस्तादी दिखाने के बजाय मैं उसको एक क्रिएटिव तरीके से कोलाज की शक्ल दे रहा था। उसको आप मोन्टाज भी कह सकते हैं। तो वो मैंने उस फॉर्म में गुलजार साहब के 3 नाटक किए। लकीरें किया, उसके बाद अठन्नियां किया। फिर उसके बाद मैंने गुलजार साहब से कहा कि अब आप मेरे लिए नाटक लिख ही दीजिए। तो उन्होंने टैगोर की कहानी स्त्री पत्रों पे सुनते हो के नाम से पूरा नया नाटक लिख के दिया मुझे। राइट। और अब वो उन्होंने कहा ये ऐसे होगा, उन्होंने अपने हिसाब से कहा। मैं कहा आप लिख दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। स्टेज पर ये कैसे होगा, ये लालटेन, तो मैं कहा वो आप छोड़ दीजिए। स्टेज क्राफ्ट के उसमें आप परेशान नहीं होइए, आपको जो ठीक लगता है आप लिखिए। जावेद सिद्दीकी साहब से यही बात हुई जब वो लिख रहे थे कहानी, तो मैंने भी उनसे यही कहा कि आप स्टेजिंग कैसे होगी, सेट कैसा होगा, वो आप अभी कुछ मत सोचिए। आप अपने तखय्युल में जो आता है आप लिखिए, पहले लिखे। पहले आप एक बेसिक ड्राफ्ट मुझे दे दीजिए। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वरना मैं उसको अपने हिसाब से रिजॉल्व करूंगा। अच्छा, आपकी और पहचान एक असल में थिएटर में एक डिजाइनर की हैसियत से है, तो सेट जी, डिजाइन में आपने किस तरह के तजुर्बे किए? मतलब ट्रेडिशनल तरीके से आपने सेट पे काम किया, वही वुडन मटेरियल से सेट बनाना, या कुछ अलग-अलग नहीं तरीके नहीं से, या नहीं फिर नहीं नहीं एनएफटी नहीं। का जो टिपिकल पैटर्न है कि लंबे-लंबे कपड़े टाँग दो और सेट बना देखिए, दो और अब बड़ी सी वो पिलर और है नहीं, तो वो हाँ, वो क्या है कि एक दौर आता है एनएसडी में, और वो दौर 2 साल 3 साल के लिए चलता है। जी। कोई एक बड़ा प्रोडक्शन, कोई एक अच्छा डिजाइन आपने देख लिया, तो उसके अराउंड लोग सोचना शुरू कर देते हैं। वो उस वक्त की ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके हेयर स्टाइल आप दो एक खास तरह से बनाने लगते हैं। या बच्चन साहब ने कान के ऊपर ढके तो सबने ढक लिए, या बेल बॉटम का फैशन शुरू हुआ तो बेल बॉटम पहननी शुरू कर दी। जी। तो वो एक ही तहत में होता है। और एनएसडी में सेट डिजाइन की अनफॉर्चुनेट बात ये कि बहुत गहराई से काम डिजाइन पर उस तरह से होता नहीं है जैसे अलकाजी साहब के वक्त में हुआ था। कोई शक इन नहीं। द सेंस के ये बहुत ही ट्रिकी मामला है। स्टेज स्पेस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। हुँ, यानी एक तो आपका स्पेस का लिमिटेशन है, आपका स्टेज बता देता है आपको इसके अंदर ये काम करना है। और हुँ, उस स्टेज में फिर आपको नाटक की सारी डिमांड और सारी जरूरतें पूरी करनी है। पूरी करनी है, बिल्कुल। तो आप और उसके साथ फिर आपको डायरेक्टर के नजरिए को भी समझना है कि डायरेक्टर हुँ, इसमें क्या खास बात कहने की बात कोशिश कर रहा है। तो अब मैंने जैसे बजाज साहब के लिए एक मृग तृष्णा नाम का प्ले था जो वो अच्छा। कर रहे थे, बुद्धिस्ट पीरियड का प्ले था। तो उन्होंने मुझसे बहुत सालों से हमारा उनका कमिटमेंट था कि मेरे लिए एक सेट डिजाइन करोगे। तो वो मेरे पास आया, बजाज साहब ने कहा तो करो। और वो एनएसडी का स्टूडेंट प्रोडक्शन था, तो उसमें 3 अलग अलग लोकेशन थी, और उन 3 लोकेशंस के अलावा भी कुछ ओपन एयर लोकेशंस थी। तो मैंने बजाज साहब से कहा कि सर ऐसा करता हूँ कि मेरे माइंड में जो इमेजेस आ रही हैं वो बड़ी रोटेटिंग इमेजेस हैं, और हुँ, ऊपर नीचे सब मिला के कुछ एक्शन मुझे नजर आता है। क्योंकि स्क्रिप्ट में जो डिमांड्स हैं वो एक सेट से पूरी नहीं होगी, और मैं वो पर्दे लटका के संस्कृत थिएटर की तरह एक आहार्य के हुँ, सहारे पूरा पीरियड क्रिएट करने को मेरा हाँ, मन नहीं था। तो मुझे लगा कि उनको सेट की एक मदद चाहिए, कंटेंट रिक्वायर्स लेवल्स। जी, तो उसमें लेवल भी चाहिए, और उसमें एंट्री एग्जिट भी चाहिए, और उसमें इंडिविजुअल स्पेसेस भी चाहिए, यानी घर एक खास तरह का चाहिए, हुँ, राजकुमार का हो या इसका। तो 3 लोकेशंस नीचे और 3 ऊपर, 6 लोकेशंस का हमको वर्कआउट करना था। तो मैंने एक पूरा अभिमंच पर एक रिवॉल्विंग स्टेज कंसीव किया। एक ऐसा स्टेज जिसमें 3 हिस्से बनाए मैंने।
और उसको बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री का रूल है कि आप सर्कल को अगर 3 में करें तो वो एक खास जगह रोकेंगे तो वो चढ़ने के लिए 3 फिक्स्ड मैंने स्टेयर्स ला के रख दी थी, और वो एक सेट घूमता था तो एक सेट हो जाता था, सीन चेंज होता था, सेट घूमता था, दूसरा सीन शुरू हो जाता था, तीसरा हो जाता था, और उसके अंदर ऊपर भी लोग बैठ जाते थे, नीचे भी बैठ जाते थे। तो वो सेट मुझे बहुत मजा आया था करने में, क्योंकि वो अपनी तरह का बिल्कुल नया तजुर्बा था प्रोसीनियम में। और डायरेक्टर चूंकि बजाज साहब थे और उनको वो सेट इस्तेमाल करना भी आता था अच्छी तरह से, तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए डिजाइन बना था। या मुझे याद है एनएसडी के ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बॉम्बे की तो मैं बताता हूँ बात। अंजला महर्षि जी कर रही थी मध्यम वायु, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कॉस्ट्यूम कर दीजिए। तो संस्कृत मैंने उनकी रिहर्सल देखी और संस्कृत प्ले था, बेयर स्टेज पर ऑलमोस्ट, रंगशीश और रंगपीठ पर डिवीजन था। तो मैंने उनके लिए एक ट्राइबल बैकड्रॉप पूरा सोचा कि ये आप बैकड्रॉप की तरह पीछे लगा लें, वॉल पैनल जैसा एक बड़ा म्यूरल जैसा। और हिडिंबा और घटोत्कच के लिए मेरा रेफरेंस ट्राइब्स का एक एमलगमेशन था। तो मैंने उसमें जो हिडिंबा की कॉस्ट्यूम्स की या घटोत्कच की वो बहुत इंटरेस्टिंग बनती थी, क्योंकि वो डिमन है, हिडिंबा आपको तो पता ही है। तो आप उसको कैसे आम उससे कैसे अलग करेंगे? तो मैंने फिर उसको कॉस्ट्यूम, उसकी कौड़ियां इस्तेमाल की, कुछ और चीजें इस्तेमाल की, एक बड़ा एमलगमेटेड सा एक कैरेक्टर क्रिएट किया, उसका मेकअप अलग किया, उसको अलग था, विच वर्कड वेरी वेल, जो बहुत अच्छी तरह से आया। और उसका रेफरेंस हमारे ट्राइबल आर्ट फॉर्म से आया था, यानी जो किसी एग्जैक्ट ट्राइब का नहीं था, लेकिन ट्राइब्स में जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो दीवारों पर अपने यहाँ कुछ चीजें, या जिस तरह से घरों के बाहर कुछ चीजें रखते हैं। क्योंकि ट्राइब्स में अगर आप देखें तो पूजा और मंदिर बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं होते हैं, उनके अपने कुल देवता होते हैं, दुर्गा होती है या इस तरह, तो वो उसमें एक सिंबॉलिसिज्म होता है उनका, और वो सिंबॉलिसिज्म के सहारे चलता है पूरा। तो अगर ये मान लिया कि इस पहाड़ में देवता बसते हैं तो उस पहाड़ में देवता बसते हैं, या कंचनजंगा में अगर देवी का वास है तो फिर वो वहाँ है, वो एक वास है, और वो एक सिंबल है उनके लिए, वो एक जगह है, उसके लिए कोई एक मूर्त रूप की जरूरत नहीं महसूस होती। लेकिन उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आसपास से जोड़ तोड़ के वो अपने कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उस तरह की कुछ चीजें की थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि वो एक दूसरी तरह के कैरेक्टर को साथ खड़ा करके देख सकते थे आप। फिर नसीर भाई ये कर रहे थे इस्मत आपा के नाम, जब उन्होंने इस्मत चुगताई की कहानियां की, तो उन्होंने 2 साल पहले मुझसे कह दिया था कि मैं मार्च में ये करूंगा 2 साल बाद, तो तुम ये 2 महीने अपने खाली रखना। तो नसीर भाई के साथ में रिहर्सल देखता रहा, मैंने कुछ डिजाइन उनके वर्कआउट किए, फाइनली उसको बिल्कुल सिंपल एक बैकड्रॉप और बदलती चादरों पे उसको हमने एग्जीक्यूट किया इस्मत आपा के नाम की डिजाइन को, और प्रॉपर्टीज में लखनऊ से उसके लिए ले आया था। तो इस तरह के दिनेश ठाकुर साहब के लिए किया, जिसने लाहौर निवेकिया की कॉस्ट्यूम, तो सिलेक्टेड काम किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये कि थिएटर में सुकून मिलता है वो अपनी जगह है। मैं अपने प्लेस खुद करता हूँ, चक्कर चलाया, घन चक्कर में मैंने डबल स्टोरी सेट लगाया बहुत बड़ा, और वो लिमिटेशन हुआ। खराशे में मैंने पेंटिंग्स बड़ी बड़ी यूज की, मतलब 10 बाई 5 फीट की पैनल्स से पेंटिंग्स के, जो ओरिजिनल हैंड पेंटेड, एक टीना बुपाया जी ने पेंट किया, जो मेरे सेट का हिस्सा था। लकीरें में एक बड़ा पेड़ इस्तेमाल किया मैंने, जिसमें एक हिस्सा हरा था और दूसरा भगवा था। अच्छा और फिर दैट वाज टू सजेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो एक किया, वो एक पेंटिंग की फील दिए हुए था। या अठन्या में दूसरी तरह से किया, सुनते हुए अलग अलग किया। तो वो डिजाइन बेस सिर्फ क्या, मुझे क्या लगता है कि डिपेंड करता है कंटेंट पर, मगर आपको आप करना सिर्फ ये है कि जो देखने वाला है उसके दिमाग में दिया जला देना जी।
और वो दिया इस तरह जला देना है कि वो तो आया ही इस तैयारी से कि आप जो बोलेंगे वो मान लेगा। जी। यानी आप खड़े होकर बोलते हैं ये चांद क्या खूबसूरत रात है और ये क्या हाँ, तो खूबसूरत वो बादल खूबसूरत है, चाँद को वो देख लेता है। जी, बिल्कुल। वो देख लेता, बदल देता। आपके बदल अभिनय देता से है। पता चल जाता है उसको चल जाता है कि कि आप हाँ, कुछ अगर आप अच्छी तरह हाँ, से हाँ, इनैक्ट हाँ, कर रहे हैं आपने अपने हाँ, एग्ज़ीक्यूट किया तो। तो हुँ, ऐसा हुँ, बारिश कैसी है आपके भीगने के हुँ, बॉडी लैंग्वेज जी। से वो बारिश महसूस कर लेगा। हुँ, हुँ, आपको सिर्फ इतना ही उसके सिग्नल देने हैं, देने हैं, सजेशन देने बिल्कुल। हैं कि हुँ, उसकी सोच जाग जाए जी, राइट। हुँ, और हुँ। उसके बाद फिर वो आपका हुँ, आधा हुँ, काम खुद कर लेगा। जी। अच्छा, जैसे आपने जी, बयान-ए-ग़ालिब किया, ग़ालिबनामा जी, किया और जी, मंटो मंत्र किया, तो और जी। कैफ़ी साहब जैसा कैफ़ी साहब किया, ये जो शायरों को और अदीबों को लेकर आपने काम किया, तो वो काम करने का प्रोसेस क्या था? किस तरह से आपने किया? ग़ालिबनामा और बयान-ए-ग़ालिब किस तरह? क्या उनकी शायरी या देखिए उनके ख़ुतूत? बड़ा बड़ा सीधा सीधा नहीं था लेकिन बहुत सीधा जी, हो गया। जी, वो मसला ये कि आप शायर को स्टेज पर कैसे प्रेज़ेंट करेंगे। जी। अब मुझे गालिब पे एक शो करना था। मिर्ज़ा गालिब पे सीरियल हो चुका है। तो अब मैं उससे क्या फ़र्क करूँगा और मैं जी, ऐसा क्या जिद्दत पैदा करूँगा मंच पर। जी। सुरेंद्र वर्मा जी ने एक पूरा प्ले लिखा, वो भी चला अरे लेकिन वो यार! प्ले कोई बताइए बहुत हाँ, अच्छा नहीं था, विद ड्यू रिस्पेक्ट हाँ, हालाँकि बजाज साहब ने लेकिन बहुत कोशिश प्रोडक्शन की। बहुत अच्छा हुआ था। बजाज साहब की वज़ह से। हाँ, हाँ, हाँ। ख़ास तौर पे बट उसका सेट डिज़ाइन और उसमें जिसने गालिब स्क्रिप्ट का में किरदार इश्यूज़ थे। किया इस उसमें स्क्रिप्ट के इश्यूज़ थे। श्री स्क्रिप्ट वल्लभ के ने इश्यूज़ हैं। अच्छा यूज़ श्री वल्लभ व्यास ने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक अवल नहीं। व्यास सीमा ने थी, हिमानी थी, इट वाज़ अ गुड टीम। बट आई एम सेइंग मुझे जो करना था, वो कुछ नया करना था और मैं हुँ, गालिब पे चूँकि बचपन से मेरे घर में दीवान था, मेरे वालिद, मेरी वालिदा, बड़े गालिब, लिखे लोगों अकबर का इलाहाबादी, दाग इन सबको पढ़ते थे, कोट करते थे, मेरे घर में किताबें थी, तो बचपन में मैंने वो पढ़ी भी है, देखी भी है। हुँ, तो मगर मेरा अपना मानना ये है कि गालिब की शख्सियत को अगर आपको समझना है, तो बिना उनके खत पढ़े आप नहीं समझ नहीं सकते। जान पाएँगे। गालिब की शायरी से गालिब का अंदाज़ा नहीं होता। गालिब की फ़िलॉसफ़ी का अंदाज़ा होगा, लेकिन गालिब जो हाँ, सही वो गालिब ज़िंदगी में की क्या थे मिल हाँ, मेलंकोली का अंदाज़ा होता है, डिप्रेशन का। हालाँकि गालिब खुद को फ़ारसी का बेहतर शायर मानते थे उर्दू के मुकाबले, लेकिन लेकिन उर्दू उनकी की सारी जो शोहरत है, वो उस उर्दू के छोटे से दीवान उर्दू पर की है। शायरी हुँ, अब मसला ये है कि गालिब को आप दुनिया गाती है, तो मैंने फिर ये हुँ, किया कि खतों के सारे खत पढ़े। हुँ, कुछ 854 860 के करीब खत हैं वो। तो खतों को मैंने पढ़ा और उसमें से टुकड़े मार्क कर लिए जी, और उन टुकड़ों को एक थीमेटिकली जोड़ा। यानी बचपन से अच्छा, जुड़े हुए जो वाक़े थे, जी, शायरी से जुड़े हुए थे कि वो हुँ, मेरा दादा हकीकी उसमें मारा हुँ, गया, अलवर में जाके हुँ, कष्ट किया, वो मारा गया, हाँ, चचा ने पाला फिर उसके साथ ये हुँ, हुआ, फिर मुझे यहाँ पाला गया। तो वो गालिब ने जगह-जगह खतों में अपना हुँ, ज़िक्र किया है। हुँ, तो हुँ, बचपन से लेके 1857 के गदर के बाद का जो उनका माहौल है और हुँ, फिर वो जो बीमार बिस्तर पर हुँ, लेटे हुए हैं, साहिब फराश हूँ, देखता हूँ कि मेरी हुँ, जिंदगी आए, वो एक खत है। तो मेरे नजदीक वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी रिक्रिएट करना। जी, तो मैंने गालिब के उर्दू खतों को बेस करके गालिब नामा नाम से शो पहला किया, अच्छा, अच्छा, जिसमें मैं गालिब के खत पढ़ता था। जसविंदर सिंह गालिब की गजलें गाते थे, जो कुलदीप सिंह साहब ने कंपोज की थी। तो 8 खत थे, 8 गजलें थी। तो थीम से गजल चली आ रही है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तो उससे पहले हमने एक पूरी तमहीद गालिब के बारे में बनाई और ये सिलसिला बना। या दिल नादा तुझे हुआ क्या है, तो उनके दो डोमनी वाले खत उसमें आ गए। या 1857 के बाद कोई उम्मीद बन नहीं हुँ, आती, कोई हुँ, सूरत नजर नहीं आती। या ये ये कि चीज़ें सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में मैंने पढ़ा। फिर फाइनली वो खत्म होता था, ना था कुछ तो खुदा था। दैट वाज द फाइनल। हुँ, तो वो एक पूरी एक ग्राफिक सी जर्नी गालिब की हुई
और उसने एक तरह से बहुत हलचल पैदा कर दी उर्दू में, क्योंकि उस वक्त तक ये लोगों को तोड़ समझ में नहीं आ रहा था कि हम शायरों को स्टेज पर प्रेजेंट कैसे करें। कैसे करें? यानी गजलें तो गाता है गजल सिंगर, लेकिन ये कि उसके अलावा हम क्या करें। क्या है? तो फिर उसका देखा देखी फैयाज फैजी साहब ने फैज पर शो किया, जिसमें शबाना साहबा ने बाद में कुछ पढ़ा वढ़ा, फिर वो शो कुछ उनके इश्यूज हुए, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद खुसरो पर शो हुआ उसी तर्ज पर, और दो शायरों पर शो हुआ। फिर कैफे और मैं तक वो सिलसिला चल रहा है। फिर मुझे दूसरा फैज की बरसी आ रही थी, जी। तो फैज की बरसी पर मुझे कुछ नया करना था। आप क्या कर सकते हैं, तो मुझे उनके जेल के खतों के बारे में इल्म था कि उन्होंने जेल से खत लिखे थे एलिस को, और उनको दोस्तों ने इसरार करके उनकी अपनी जिंदगी में उर्दू में छपवाया था, हालांकि वो ओरिजिनल इंग्लिश में थे। अच्छा। अब वो इंग्लिश लेटर्स कहाँ है पता नहीं, लेकिन फैज ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उर्दू में छपे थे। अच्छा। तो खैर मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के पुरानी लाइब्रेरी से वो किताब निकाली और उसमें से फिर हिस्से निकाले। फिर उसके भी मैंने 8 सिलसिले बनाए, और एलिस के खतों की किताब उनकी सलीमा हाशमी साहिबा जानती थी, उन्होंने वो किताब लुबना को दी लाहौर में। फिर वो अंग्रेजी और उर्दू मिला के तो वो किया, और उसमें फिर रेखा भारद्वाज से मैंने कहा कि आप गाइए फैज को, और विशाल हमारे दोस्त हैं तो विशाल से कहा आप कंपोज कर दीजिए। तो विशाल ने फैज की 8 गजलें कंपोज की और रेखा ने वो गजलें गाई। तो गुलों में रंग भरो के नाम से हमने वो एक होमेज का शो किया, उसको हमने हैदराबाद किया, अहमदाबाद किया, 4-5 और शहरों में किया। तो वो एक दूसरा शायरों का एक सिलसिला हुआ। फिर तीसरा हमने किया अमृता प्रीतम पे। अच्छा। तो अमृता और इमरोज के जो खत थे उनको जोड़ के हमने एक उनकी लव स्टोरी पर किया, क्योंकि ये एक बड़ा लोग लेके आजकल उड़ जाते हैं कि साहिर साहब और अमृता में कोई बहुत गहरा माशका था, और कोई, क्योंकि अमृता ने अपनी किताबों में लिख दिया है, मगर जबकि साहिर साहब की तरफ से ऐसा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। हालांकि लोग कंसेशन लेने के लिए नहीं, उन्होंने एक नज्म कही थी, उन्होंने ये कहा था। मगर अब जब दोनों जिंदा नहीं है और तीसरे इस हालत में नहीं कि बता सके, तो अब जिसके जो कयास आता करते हैं, और सब अपने आप को बहुत इन्फॉर्म्ड मानते हैं। जबकि मेरे नजदीक कहानी इमरोज और अमृता की ज्यादा बड़ी है। तो हमने उस पर किया, कविता सेठ साहिबा ने उस पर उनकी नज़में गाई, उसका भी शो किया हमने। तो लिटरेचर से चूंकि मेरा लगाव रहा है, शायरी से लगाव रहा है, तो मैं शायरों को अपनी अपनी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करता रहा हूँ। कैफी साहब वाला जो शो था वो उनको होमेज था, जिसमें शबाना साहिबा थी, तब्बू आई थी, फारूक शेख साहब थे, अमिताभ बच्चन साहब आए थे। इन सब ने अपनी उनकी नज़में पढ़ी थी, और जावेद साहब ने 7 चैप्टर लिखे थे। वो 7 चैप्टर थे, उनके नाटकों को कुछ हिस्से थे, वो सब मैंने डायरेक्ट करके एक शो बनाया था एज अ होमेज, जिसमें नादरा साहिबा भी थी, मैंने भी एक नज्म पढ़ी थी। तो वो सारे हम लोग नज्म पढ़ रहे थे, और वो उस तरह से एक शो कंसीव किया था। तो ये बयान गालिब तलत अजीज साहब के साथ और फारूक शेख साहब के साथ आप कैलकाटा क्लब में किया था मैंने। जी जी जी। तो वो भी गालिब को तरह तरह से लोग करते हैं, फैज पे करना है, या अभी एक सूफी शायरी पर हमने किया अच्छा। एनसीपीए के लिए। मंटो पर मुझे अच्छा, करना था होमेज, ये तो मंटो पर, मंत्र, हाँ। तो मंटो का भी मसला यही था कि अब उसमें भी मैंने फिर जो मोन्टाज कोलाज जो भी है, अपने फिल्म के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने मंटो के अगेन जो खाके है, कुछ मंटो ने कहा है, या खतूत है। उसको जोड़ के मंटो को नरेटर बनाया था, और मंटो अच्छा। अपनी कहानी खुद बता रहे हैं, और वो कहानी बता रहे हैं उन चार्जेस के अगेंस्ट। उनका एक जोगेश्वरी में यूसुफ इस्माइल कॉलेज में एक खुतबा उन्होंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये अगर मेरा ये काम गंदा है तो ये समाज गंदा, इस तरह की हाँ बातें हाँ उन्होंने हाँ हाँ उसमें हाँ, कही। दस्तावेज में तो वो है दस्तावेज में जी, तो उसके हिस्से बाकी और हिस्से जोड़ के मैंने उसको एक मंटो का स्केच बनाया, और उसके बीच में उनसे जुड़ी हुई कहानियों के हिस्से डाले, तो जिसमें नंगी आवाजें पूरी की थी कहानी, आखिरी सल्यूट की थी, हतक का एक पोर्शन किया था हमने, और मोहम्मद मियाँ का एक पोर्शन किया था, मूछ फनों का बड़ा मजेदार। तो ऐसे कुछ 7-8 टुकड़े उनके लेकर एक
शो बनाया था मंटो मंत्रा के नाम से, जो हमने किया और वो चला काफी रहा। और मैंने, मसला क्या है कि मैं पब्लिश इसलिए नहीं करता हूँ कि फिर वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ तेरा नहीं बयान पब्लिश गालिब की कर। किताब मैंने इसलिए छाप दी कि उसका मैं ऑलरेडी सीडी बना चुका हूँ गुलजार साहब और जगजीत भाई को लेकर। जी जी जी, हाँ वो तो सीडी सुना है मैंने, बिल्कुल हाँ। जी, तो वो चूंकि है पब्लिक डोमेन में, तो मैंने उसकी किताब भी पब्लिक डोमेन में आ जाने दी। वरना ये कि उसका देखिए देखिए बहुत लोगों ने किया है, नथिंग अगेंस्ट इट। सईद आलम साहब करते हैं, अनीस भाई पहले से करते रहे हैं, यानी जब मैं स्टूडेंट था तब भी वो उर्दू का काम कर रहे थे दिल्ली में, और एम के साहब के साथ बड़े काम किए उन्होंने, उनके लिए स्क्रिप्ट्स भी किए हैं। तो वो उन सब से मेरा वाकफियत थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि मुंबई में उर्दू का रिवाइवल जो है वो एक तरह से गालिब नामा से शुरू होता है, अच्छा। क्योंकि आज फिर उसके बाद हमने पृथ्वी थिएटर में उर्दू महफिल के नाम से 5 साल तक मैंने हर महीने के दूसरे मंगल को शाम करा था ना 2 घंटे की, जिसमें किसी एक शायर पर, किसी भी शख्सियत पर, या कोई भी एक सब्जेक्ट पर हम उर्दू के बारे में बात करते। जैसे वैलेंटाइंस डे पे हमने किया लव इन उर्दू पोएट्री। तो अब उसके कितने रूप में, किस शायर ने किसने क्या किया, तो थोड़े वीडियोस थोड़े वो करके, तो उसमें यंगस्टर्स बहुत आके जोड़ने लगे उर्दू के साथ। तो आज अच्छी बात यह है कि आज का नौजवान ये तो जानता है कि वो गलत उर्दू बोल रहा गलत उर्दू बोल है, रहा और वो है सही जी। बोलने के शौक में। मैं अभी इस पे आऊंगा, आपसे बात करूंगा जी, उर्दू पे। अच्छा ये बताइए कि अभी मुंबई में उर्दू थिएटर का क्या माहौल है? किस तरह के देखिए उर्दू थिएटर हो रहे मुंबई में हिस्टोरिकली उर्दू तो जबान थी, हैं? यानी अगर आप ये कहें और आप गौर करें तो आप पाएंगे कि पारसी जो मर्चेंट्स थे, पारसी थिएटर, पारसी हाँ बिल्कुल। जो हम्म, कारोबारी थे, हम्म, उन्होंने पैन इंडिया नाटक जब कमर्शियल कारोबार के तौर पर नाटक करने शुरू किए, तो उसकी जी जबान जी। उर्दू ही चुनी उन्होंने। वो तो हाँ हर जगह। गुजराती भी थी, मराठी भी थी, वो अपनी अपनी जगह थे, लेकिन लेकिन हिंदुस्तानी थिएटर के नाम पे उर्दू ही थी। जी। उर्दू ही थी, और उर्दू को उन्होंने चुना, और उर्दू में नाटक होते रहे, और उर्दू चलती भी रही, और हमारी लिखाई पढ़ाई का भी मीडियम रही। बहुत सारे, आज ये हालत है मुंबई में कि इतने स्कूल मेरा ख्याल है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे जितने मुंबई में है उर्दू मीडियम के, आपके जिसमें महाराष्ट्र में बाकायदा उर्दू मीडियम स्कूल बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब बहुत सिर्फ ज्यादा मुंबई और नहीं, बहुत अच्छी हालत। बम्बई मालेगांव में नहीं तो, है, वो हाँ, तो सोलापुर ये में ये है। बात ये बात समझनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र की जबानों में एक जबान उर्दू भी है, जैसे गुजराती है, मराठी है, हम्म, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है। तो मुंबई में 4 बड़ी जबानें आप कह सकते हैं। हिंदी उर्दू एक ही मैं मानता हूँ उसमें, क्योंकि बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं है। देवनागरी में लिखिए तो हिंदी हो जाती है, और उर्दू रस्मुल खत पे लिखिए तो उर्दू हो जाती है। वरना स्टेज पर जो हम जबान बोल रहे हैं, तो बोली में ये कंफ्यूजन रहता है कि आप उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो वो उस झंझट में अलग बात है। लेकिन ये कि मुंबई में उर्दू का रिवाइवल हुआ है। पहले ये लोग हिंदुस्तानी नाम देते थे डर के मारे कि ये लोग आएंगे नहीं, मगजमारी है, उर्दू समझ में नहीं आती है। लेकिन ऑफ लेट जिस तरह से उर्दू के चीजों को, और मैं पर्सनली उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, और भी लोगों ने काम किया होगा, लेकिन ये कि हम लोगों ने लगातार काम किया, गुलजार साहब को किया, जावेद साहब को किया, और ये सब उर्दू के राइटर हैं, उनके उन्हीं की जबान में किया। तो अगर और मगर में, अगर वो उनको नहीं समझ में आया बच्चों को, उनकी माएँ आके बहुत शिकायत करती थी कि चिल्ड्रंस डोंट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज उसके अंदर व्हाट इज दिस रहबर, उसमें एक जी रहबर जी। का जिक्र। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपके बच्चे ने जब आपसे पहली बार पूछा होगा व्हाट डू यू मम्मी, ये टॉयलेट क्या होता है, तो आपने बताया था ना, या उसने पूछा होगा आपसे कि ये केचप क्या चीज होती है, तो आपने बताया या आपने दिखाया। तो ये तो इस बहाने वो जबान सिखाने का मौका है, आप उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि हमारा जो पूरा माशरा है, अब ये बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी जबानों से इतना अलग आ चुके हैं कि हम कुत्ते, घर के कुत्ते से भी अंग्रेजी में बात करते हैं।
सिर्फ जो घर में काम करने आती हैं औरतें, नहीं तो कुत्ता सिर्फ तो हिंदी जानता भी नहीं है ना। मैं उसकी तो कोई जबान नहीं है ना, वो तो अंग्रेजी ही जानता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप क्या, अगर आपकी, तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि बच्चे घर में, और घर में उतनी देर ही हिंदी बोली जाती है जितनी देर बाई से बात करनी है, क्या खाएंगे, क्या बनना है, सफाई वाली से जितनी बात करनी है। या फिल्मों में आए तो पूरी जनरेशन, मैंने अब बदल गया माहौल। 90s में ये हालत थी कि सिर्फ जितनी देर कैमरे के सामने डायलॉग बोलना है उतनी बस देर उतनी ही देर ही हिंदी हिंदी उर्दू या बोली उर्दू जाए, आप बोल रहे और वो भी वो डायलॉग उनको रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ आता था। हैं। जी। तो आप सोचिए कि, और वो बड़े मजे से कहते थे, इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन, इफ यू वांट टू मी टू से खून, तो फूल तो व्हेन आई क्या गेट, बोलना हाँ मुश्किल हो नहीं गया सुनिए, आपको। तो वो बड़ा मजेदार फूल जवाब ही देते थे कि फूल ही बोलते हैं। मैं अगर मैं अगर जबान पे ध्यान देता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन चला जाता है, मैं करेक्ट बोलने के चक्कर में मेरा एक्सप्रेशन खराब हो रहा है। या जाता है। एक और नस्ल है जो कहती है, माय प्रॉब्लम इज दैट आई थिंक इन इंग्लिश। तो बट अब मेरी स्पीक सोच की जबान ही अंग्रेजी, अब आप क्या करेंगे। तो या मुझे एक एक्टर थे, नाम नहीं लेना चाहिए, डबिंग करते हुए मैंने उनसे कहा कि आप जितना टाइम जिम में लगाते हैं 2 घंटा, हाँ, आप मैं आधा घंटा उसमें लगा। जबान पे लगाइए, आधा घंटा जबान पे लगाइए, आप और बेहतर एक्टर हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप साउथ में पैदा होके आइए, फिर बात करता हूँ। तो क्योंकि वो साउथ से थे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ये तय कर लूं कि मुझे हिंदी में काम करना है, हिंदी फिल्मों में, तो मैं हिंदी सीख के आऊंगा, बिल्कुल। मैं कहीं से भी। तो मगर है, क्योंकि सक्सेसफुल आप हो जाते हैं, आपकी चीज चल जाती है, आप फिर गाते हैं और गाना हिट हो जाता है, तो वो फिर चलन में आ जाता है, उसको एक और मोहर दूसरे लग गाने गई में भी अब अप्रूवल तो की। किसी भी सिंगर का जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो अब सुनने जी, को नहीं मिलता है। ख़ा, ज़ा, शा, ये देखिए इतना ये हम हद तक हमारे खटकता यहाँ है, क्या, या हम लोगों ने जानबूझकर उस प्रोनंसिएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं देखिए, अब उसमें दो बातें हैं। हमारे यहाँ ये मतलब सब, इतना सुनने में ऐसा अजीब लगता है कि जैसे कान में कोई जी, घुस हथौड़े कीले पड़ते हैं। मगर आपको मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सब लोग, रफी साहब भगवान है, लता जी तो देवी है, माँ हैं। तो बिल्कुल सरस्वती, ये सब कहेंगे, मगर ये भूल जाएंगे कि लता जी ने हुँ, किस तरह से नौशाद साहब, मजरू हुँ, साहब, इनसे हुँ, बाकायदा अपना तलफ्फुज ठीक किया क्या उर्दू में। है। बिल्कुल। कितनी मशक्कत की उस औरत ने, उस लेडी ने, उस दौर में जब वो अपने आप को स्टैब्लिश हुँ, कर रही थी, वो चाहती तो उससे कम में भी चल जाती, जी, जी। क्योंकि वो सिंगर बहुत अच्छी है, वो आवाज खुदादाद है उन्होंने, लेकिन किस तैयारी से आई है। आप गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की इस बात पर आप एडमायर करते हैं ना, कि वो कितनी तैयारी करके वो आते हैं, तो हुँ, उनकी ग्रूमिंग उनके टैलेंट को कितना बढ़ा देती है। विनोद हुँ, कांबली के पास ग्रूमिंग नहीं थी, तो वो आए और एक फ्लैश की तरह वो चले गए। जी, जी, जी। अच्छा, तो एक चीज़ टैलेंट मुझे को ये नहीं समझ ग्रूम में करना भी आती, ये करता मैं जी। आपसे जानना चाहूँगा कि एक ज़माना जी, था कि बम्बई में जब उर्दू की बड़ी-बड़ी शख्सियतें कद्दावर शख्सियतें जो फ़िल्मों से जुड़ी हुई थी, जैसे जी, सरदार जाफ़री, मंटो, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी वग़ैरह, और उसके बाद जी, की जो पीढ़ी है, जैसे गुलज़ार साहब हैं, जावेद सिद्दीकी साहब हैं, और ये आपके जावेद अख्तर हैं। लेकिन उसके बाद अभी की जो जनरेशन है, अभी जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल अभी, वैसी हम्म। शख्सियत उर्दू की नज़र नहीं आ रही है। देखिए, इसलिए कि हमारी समाज की जबान बदल गई है। तो क्या इसका आप मतलब है कि उर्दू का जो एक वो था असर, अब हिंदी फ़िल्मों से हट रहा है, दूर हो रहा है, या देखिए, क्या? हिंदी फिल्में, आप आज हिंदी फिल्म की अगर आप बात करें, तो उसको लिख कौन रहा है? कस्बे से आए हुए लोग लिख रहे हैं। आज हुँ, आपका ओटीटी हाँ, कंटेंट सबका देखिए, आप डिक्शन अलग फिल्में है। देखिए, हुँ, उनका पूरा आपका, जो पहले न्यूज में एक साफ सुथरी जबान सुनाई देती थी सुनाई देती थी, वो अब दूरदर्शन सुनाई में, नहीं देती। हुँ, वो कस्बाई जबान अब आपको सुनाई दी जाती है। हुँ, और जानबूझ के, चूंकि
नंबर्स का इशू है, वो 85% की रीच उनके लिए ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट है बजाय उस 15% के। तो वो मसाइल हैं अपनी जगह। मगर हुआ ये है कि अब ना लेने वाले को शऊर है ना देने वाले को शऊर है, वो जनरेशन। और उस वक्त एक ट्रेडिशन बन गया था। देखिए, मुंशी रखते थे पारसी कंपनीज में, उसी ट्रेडिशन पे राइटर्स रखे जाने लगे स्टूडियो सिस्टम में। फिर ये सारा बड़ा टैलेंट उर्दू का फिल्मों में आया, जिसमें से काफी सारे प्रोग्रेसिव्स भी आए थे उस दौर के फिल्मों में जो बाकायदा काम कर रहे थे। उन सब का कैलिबर था। साहिर साहब थे, शैलेंद्र थे, गुलजार साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, ये आखिरी खेप जावेद अख्तर साहब, ये अभी इरशाद कामिल साहब हैं, वो लिखते हैं उर्दू की, उनकी उनका बैकग्राउंड है। ऐसे लोग आते रहेंगे, मगर मसला ये है कि वो किसके लिए गाना लिखेंगे। वो गैंगस्टर के लिए जो गोली चला रहा है, वो 18 साल का नौजवान जो डांस कर रहा है डिस्को में, या वो जो आइटम सॉन्ग का जो दौर है। तो अब गानों में प्यार का एक्सप्रेशन भी पहले, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला देखे आपने, फिर प्यार से देखा मुझको, ये शायरी जहां होती थी, अब वो सारे इम्तियाज खत्म हो चुके हैं। वो जिंदगी बदल चुकी है, वो दौर बदल चुका है, सिनेमा बदल चुका है, सिनेमा की जबान बदल चुकी है। तो और उसमें गाने में भी अब ऐसा हो गया है कि पहले हम गाने में शायरी सुनते थे, लेकिन अब हम गाने में मौसिकी सुनते हैं। वो डिजिटल जी, बीट, साउंड है डिजिटल ही। नहीं, वो बीट। अभी देखिए, पहले क्या था, पहले वो गाना हिट होता था जो आप गा सके, जी, अब वो गाना हिट होता है जिसपे आप नाच सके। नाच सके। बीट इम्पोर्टेंट है। और गानों में भी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये तो उन शायरों का कैलिबर था कि उन्होंने एक फिल्म के गायने में भी एक अद्वियत पैदा कर दी। मगर फिल्म के गानों में कोई तकाजा होता नहीं है कि आप उसमें एक हाँ, शऊर हाँ, पैदा वो करें, तो एक है ना। सीन सिचुएशन के मुताबिक सिचुएशन है, उसके अंदर कमेंट डायरेक्टर का आता है, तो वो कभी कभी जरूरत महसूस होती है कि कुछ ऐसे खूबसूरत अल्फाज में ये बात कह दी जाए या गहरी बात कह दी जाए। तो वो शैलेंद्र साहब में कैलिबर था, वो बड़े मजे से कह देते थे, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो वो बंदनी में जब गाना आता है तो ऐसा हॉल पैदा करता है आपके अंदर, लगता है पूरा गांव गा रहा है उस लड़की से जो छोड़ के जा रहा है। तो वो, अब वो डायरेक्टर के इस्तेमाल पे वो सारी चीजें थी। अब वो कहानियां भी नहीं है। देखिए, माफ कीजिएगा, जो ओटीटी तरह पे की हमारे यहाँ काम हो रहा है, अब गालियों के बीच में डायलॉग आते हैं। तो वो अब आपके तकाजे वो एक बदल गए, पूरा तो अब उस एक लैंग्वेज ही बदल गया, एक पूरा एक जी, माहौल और एक मीडियम पूरा फिल्मों का। लेकिन फिल्मों की जबान बदली, सब कुछ बदला, लेकिन फिल्मों का जो एक बेसिक ट्रेंड है वो आज तक नहीं बदला कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हीरो हीरोइन गाना जरूर गाएगा। ये कहाँ से वो तो ये बदल गया, बदल गया, बात बदल लेकर गया। अब बदल गया। फारसी बदला देखिए, है, मुझे तो नहीं हम लगता। हमारे यहाँ देखिए, क्या है कि मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका गाना हुआ करता था नफरत का भी इजहार फिल्मों। करते हैं गाने। जी, जी। नहीं, पहले तो होता था कि हीरो बाकायदा एक गाना गाता था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, जैसा एक गाना, नफरत का गाना। मगर वो बदल गया है। मतलब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टर्स थे, राज कपूर साहब थे, गुरुदत्त थे, विजय आनंद थे, इनको गाना इस्तेमाल करना आता, सुभाष घई साहब को गाना सजाना आता है। गाने को पता चलता है, आप राज कपूर की फिल्म देखिए तो 2 रील पहले से गाने की शुरुआत हो चुकी बन होती है। तो वो वहां से प्लांट होता है गाना, और वो आपको एक 7 8 10 मिनट बाद आता है। लेकिन उसका बीज पहले बो जाते हो, पहले तो जब वो वो है। गाना आता है तो इट कम्स लाइक अ फ्लरिश। वो हर डायरेक्टर ने अपनी तरह से गाना यूज किया। मगर हमारे यहाँ जो मसला है, वो अब जो फिल्में बना रहे हैं लोग, और अब जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, उस रियलिज्म के बीच में लिपसिंक में गाना शायद उतना ठीक लगे भी नहीं उन कैरेक्टर्स के मुंह से, जितना पहले लग जाता था। पहले लग क्योंकि जाता था, पहले बिल्कुल। पहले मैं क्यों, बिमल रॉय साहब का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बंदनी जैसी फिल्म। अब बंदनी फिल्म है तो बहुत ही डिप्रेसिंग सी कहानी, कि एक जेल में बंद औरत की कहानी है, जो डॉक्टर से इसको, और एक फ्रीडम फाइटर से उसको ऑलरेडी उसके जहन में
उसके साथ है और एक नया डॉक्टर आया यंग उसके साथ। तो वो अब उस कहानी में जेल में जिस खूबसूरती से वो आपके बरस दे जो भैया को बाबुल गाना ले आते हैं, या ओ पंछी प्यारे ले आते हैं, या उसके बीच में मोरा गोरांग ले ले आ जाता है, या वो जाने वाले, और फाइनली क्लाइमेक्स में गाना मोरे साजन है उस पार। और बिल्कुल रियलिस्टिक फिल्म मेकर, मतलब सत्यजीत रे जैसा रियलिज्म विमल दा क्या होता था। या 2 बीघा जमीन आप देखें, 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म में गाने जब आते हैं, या सारा मसला बस वही है कि जबान हमारे शौर समाज में आज कैसे किस तरह से सिर्फ एक देखिए उसका चलन है, उर्दू को मतलब लेकर सिर्फ एक चीज है, मेरी अपनी जाती राय है, आई मे बी रॉन्ग, मैंने अपने होश में इतनी अच्छी हालत में उर्दू को नहीं देखा था जितनी आज है। उसकी वजह बता रहा हूँ, विजिबिलिटी कम हुई है। दुकान के बोर्ड हो सकता है उर्दू में नजर ना आते हो, उर्दू लिखी हुई कम हमें नजर आ रही है, लेकिन जो नौजवानों में शौक पैदा हुआ उर्दू को लेकर पूरे हिंदुस्तान में, रेख्ता में आप जाइए तो रेख्ता जैसी एक चीज, मैं 3-4 बार जाने का मुझे शर्फ मिला है और वहां मेरे शोज में सेमिनार्स में गया उनके, तो वहां पर 4 लाख आदमी 5 लाख आदमी 3 दिन में आता है उर्दू के। भाई ये आपको किस किस जबान में किस शायर को ये शर्फ हासिल है कि उसको सुनने के लिए सुबह 5 बजे तक लोग बैठे। ये तो आपने किसी अब जैसे मतलब उर्दू के अलग अलग डिक्शन पे, अभी कुछ दिन पहले तो आपने शायद किसी जगह एक वर्कशॉप भी किया है बेंगलुरु में या किस थिएटर ग्रुप में, उर्दू डिक्शन पे आपने काम किया है, डिक्शन तो पे इस काम तरह किया। के तो भी कि देखिए ये उर्दू करने डिक्शन देखिए अजहर भाई, ये हम सब की जिम्मेदारी है, और मैं डिक्शन पे काम जिम्मेदारी होना इसलिए कहता बहुत जरूरी है असल हूँ, ये में बहुत जो जरूरी जी, जितने जानकार हैं ये सब की जिम्मेदारी है, जी जी आपकी भी है, मेरी भी है, और जो अनीस भाई की भी है, और जी शहीद जी आलम साहब की भी है, कि ये चीज हमें ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। जैसे हमने थिएटर का पैशन दूसरों से लिया अपने अंदर, उसी तरह और से हम अपने जबान की खिदमत भी इस जबान से का करना पैशन भी हमको पैदा करना पड़ेगा, जबान के नुआंस हमें बताने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा देखो ये बात किस खूबसूरती से कही जा रही है, ये किस कही अदा से कही जा रही हाँ, है। किस अदा से कही और वो जाती आप यकीन मानिए, मैं इसलिए तारीफ करता हूँ आज के है। माहौल की उर्दू में, कि इतने यंगस्टर्स को मैंने उर्दू की तरफ रागिब होते हुए 20 साल पहले नहीं पहले देखा था, 30 साल पहले भी नहीं देखा था। बल्कि मैं जब से होश संभाला है और उर्दू के सेमिनार्स में जाता रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं 40वें या मजलिस में आया हूँ, जहां मातम हो रहा है कि या उर्दू फिर मर रही है, उर्दू मर रही है, उर्दू में रोजगार नहीं है, या फिर उर्दू के उर्दू के किसी निसाब महफिल में उर्दू में जाए नहीं है। तो हाँ वो मिलाद की महफिल हो जाती है, ये भी एक जी, है। अब वो उसके अंदर मतलब मर्सिया जी खानी हो रही है, सोज खानी हो रही है उर्दू के नाम पे, और फाइनली फिर वो 25 उर्दू वालों का अगर काम हो जाता है तो उर्दू ठीक है, उन 25 का अगर काम नहीं होता तो उर्दू का तो मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि हमने उर्दू का माइनॉरिटी माइंडसेट से जो देखा है उर्दू को, बना दिया है। उसको बना दिया है। और अमूमन हम उर्दू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको सरकार से या एकेडमी से कोई ग्रांट लेनी होती देना होता है, कुछ फायदा हासिल करना होता है कुछ, हाँ, तो हम झंडा उर्दू का खड़ा कर देते हैं, देखो भाई हम उर्दू वाले, क्योंकि आपके पास, तौबा करके कह रहा हूं, आपने ये हिम्मत नहीं की या आपने ये शऊर पैदा नहीं किया कि है। आप मेन स्ट्रीम में घुस के कहें कि मैं भी आप जैसा हूं, मैं भी आपके साथ हूँ। भले मैं मेन उर्दू स्ट्रीम से बोलता हूं। हमेशा से दूर रहे हैं और शिकायतें जी बहुत की हैं। ये जी, रहा है, ये 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 जो बात ये जो तो एक मैं भी अलग मानता हूँ। अपनी और अलग दुनिया बना के जीने का जो और एक सिलसिला है। खास तौर पे हमारे उर्दू के जो ड्रामा निगार हैं या फिर दूसरे हिदायतकार हैं, उन देखिए लोगों ने उर्दू मेन में, स्ट्रीम माफ कीजिए अजहर भाई, नहीं, आप नहीं, लोग तो नहीं, थिएटर मैं करते हैं उनकी तो बात आपको कर तो रहा हूँ क्राफ्ट कि आता वो बिल्कुल झंडा उठाकर ही उस पे काम कर रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में उर्दू और हिंदी 2 अलग ज़बानें हो सकती हैं लिख तहरीरी सूरत पे, लेकिन थिएटर में जाकर वो एक ही ज़बान हो जाती है। एंड उसको थिएटर की आप अपनी जबान होती है। देखिए थिएटर की बिल्कुल। अपनी एक जबान होती है, लैंग्वेज ऑफ थिएटर जिसको हम कहते जी, हैं, जी, जिसमें जी। बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है, बॉडी लैंग्वेज जिसमें शामिल है, जेस्चर भी शामिल है, जेस्चर है, जिसमें फाइट्स है, आपका लुक शामिल है,
हाँ, आपका पूरा बहुत सारा पर्सोना एक तो आई एम सेइंग हमारा बहुत आसान है कह देना उर्दू हिंदी, लेकिन मसला ये है कि वो जबान जो लोगों की समझ में आए, क्या समझ हमने में वो आया। पैदा की अपने काम में? अब बिल्कुल, जो बिल्कुल। उर्दू के सो कॉल्ड प्ले राइट हैं, उनमें से हुँ, आधों को तो क्राफ्ट ही नहीं आता नाटक लिखने नहीं का। आता है, वो थिएटर के साथ जुड़े ही और नहीं रहे हैं वो लोग। और आप निसाब में आज भी अनारकली और उसके आगे के आज नहीं गए, जी। है ना? जबकि आपके पास इतने सारा जखीरा, हबीब साहब का नाम अब हाँ, आप ले लेते हैं, आप लेते हैं आप। लेकिन हबीब साहब का अरे, उर्दू में लिखा हम हुआ की नाटक ज़िंदगी में आगरा बाजार हाँ, है ना? अब हुँ, उर्दू का थिएटर क्योंकि आपको निसाब में पढ़ाना है, इसलिए आप उर्दू की आप थिएटर की बात करते हैं। ओके बात करते उर्दू हैं, का आप लिविंग पहुँचते हैं। थिएटर जो लोग कर रहे हैं, एम के रैना साहब ने किया, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं उर्दू का थिएटर कर। बिल्कुल, बंसी कौल साहब ने किया, उन्होंने कभी नहीं कहा। कभी नहीं जितेंद्र कहा। कौशल साहब ने इतने सारे ट्रांसलेशन किए, वो उर्दू के ही बिल्कुल, ट्रांसलेशन है। बिल्कुल। किंग एडिपस का आज भी वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है, उर्दू वाला, जेएन हाईली जेएन पर्सनलाइज्ड। कौशल जेएन जयंत कौशल कौशल हमेशा साहब, उर्दू में लिखते आए हैं, लेकिन कभी नहीं कहा कौशल उन्होंने। साहब, हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो आपको जरूरत तब महसूस होती जब आप कहते हैं जी मैं उर्दू वाला हूँ, आपको मुझे हमको अवार्ड, मुझे उर्दू आना है ग्रांट। और उससे हमें तो चाहिए कुछ। मैं झंडा लेके माथे पे एक लिख के तमगा बैठ पहन के जाऊं, जी जाते देखिए मैं उर्दू के लिए कर रहा हूँ। कोई किसी के लिए नहीं करता, वो आप सब नहीं अपने लिए करता करते है। बिल्कुल, हैं। इसमें उर्दू कोई की शक जिसको नहीं। खिदमत करनी थी, वो वॉलंटियर था जिसने घरों में बैठ के उर्दू का काम किया, रिसाले जा निकाले, लिखे, जी, बिल्कुल। अपने खुश खत में लिखने की कोशिश की, लोगों को पढ़ाया। मेरे मौलवी साहब जो आके घर में मुझे उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू के खिदमतगार तो वो लोग थे। वो लोग ये हैं, बिल्कुल। मरसिया मरसिया खानी करने वाले, लिखने सेमिनार में वाले बैठने हैं, वाले, बैठने जो पूरे वाले हिंदुस्तान में घूम के दावे करते हैं उर्दू को सेकंड हैं। लैंग्वेज बनाया जा चाहिए, उनके अपने जी, बच्चों ने घर में उर्दू नहीं पढ़ी है, मदद नहीं उनके घर पड़ी में थी। उर्दू का अखबार नहीं आता होगा। इस जी, तरह के जी, बिल्कुल। दोगलेपने की बातें करते हैं लोग, जी, 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 और उर्दू के नाम पर उनको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सलीम आरिफ साहब, आपके साथ की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। हमारा वक़्त तो सिर्फ़ 1 घंटे का था, लेकिन बात करने में इतनी दिलचस्पी पैदा हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि आपसे बात अभी करना। कितना टाइम हो गया हम लोगों का, मुझे आइडिया नहीं है तो अभी। 1.5 घंटे से 2 मिनट ज़्यादा हो गए। यानी ओहो, 1 घंटा 21 तो ये मिनट हो देखने गया वालों है। के साथ जुल्म है, मतलब ये देखने वालों के साथ जुल्म है। तो आपको मैंने मुझे वक़्त सिर्फ वो ज़्यादा ले लिया। डिजिटल वाली एक बात आपसे बात करनी थी, जी, जो आपने डिजिटल शुरू में थिएटर। मुझसे इशारा जी, जी, किया, हाँ, हाँ, डिजिटल डिजिटल थिएटर थिएटर की। के मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स ने किया है, यानी 60s में आके 70s में आके अगर आप ध्यान दे से देखें, तो स्पोर्ट्स कवरेज बदली है। हुँ, उसमें बहुत जब टेक्नीशियंस इन्वॉल्व हुए, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, तो स्पोर्ट्स की कवरेज आज, आप चाहे टेनिस हो या सॉकर हो या क्रिकेट हो, आप उसको टेलीविजन पे देख के ज्यादा गहराई से समझते हैं और जानते हैं बनिस्बत स्टेडियम में बैठ के, हुँ, क्योंकि उसके साथ एक पूरी सोच लेकर और दूसरे दिमाग भी जुड़े। मुझे लगता है डिजिटल थिएटर में सीरियसली बैठकर टेक्नीशियंस के साथ, दूसरे लोगों के साथ एक प्ले को कैसे बेहतर तरीके से, इनहैंस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, इस पे बात होनी चाहिए। और वो 2 या 3 कैमरे की शूटिंग से नहीं होगी। नहीं, नहीं, वो फ्लोर कैमरा भी लगेगा उसको और वो उसको फाइल पे बाकायदा आपको स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, नाटक को स्क्रिप्ट करके, जैसे हम एकदम शॉर्ट डिवीजन करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, वैसा करके आपको ना, वो कहलाएगा फिल्म थिएटर, लेकिन फिल्म थिएटर ही नेशनल थिएटर कहलाएगा वाले देखिए। करते हैं, वो अपने प्लेस को लाइव टेलीकास्ट करते हैं। एलसीपीए में मैंने देखे हैं कुछ प्लेस लाइसेंस लेके, लेकिन वो भी कंसीव वैसे नहीं है। देखिए, कंसीव करना पड़ेगा। जो मैं बात बिल्कुल, आपसे पहले मल्टीमीडिया के सेंस में के जवाब में भी कह रहा था, कि अगर सोच का हिस्सा बन जाएगा तो तरीके निकलेंगे। और मुझे लगता है ये डिजिटल, आज जो हमारी दुनिया है, असली दुनिया डिजिटल है, और हम जो यही है ये वो घरों आने में रह वाले रहे हैं, जी, और ये 20-25 ग्लोबल, 80 अब आप सोचिए आपकी रीच कितनी हो जाएगी। आपने एक प्ले कलकत्ता में किया और उसका ढंग का एक प्रोजेक्ट बना के आपने उसको ढंग से शूट करके प्रेजेंट किया अगर, तो पूरी दुनिया में एक साथ देखा जाएगा। सिर्फ उसके मार्केटिंग के टूल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि आपके पास रेवेन्यूज आते रहे। तो आते रहेंगे और जब बिना स्पेक्टेटर्स के मैचेस हो सकते हैं, चीज़ हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थिएटर भी हो सकता है। सिर्फ ये है कि हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा।
ये नहीं हो सकता कि हमने एक कैमरे 2 कैमरे से नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, की थी और हमारा वो आपको खराब लगेगा तो और वो क्लमजी गंदा लगता लगेगा। है। आज आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप टाटा स्काई पे शूट किए हुए प्लेस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। जो आपको स्टेज पे बहुत अच्छे लगते थे, वो उनकी सारी कमियां और सारी चीजें अब आपको रिकॉर्डिंग में ज्यादा चीख के आपके ऊपर आती हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमें होना पड़ेगा और हमें होना भी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये हम एक बदलती दुनिया का हिस्सा है। जब शेक्सपियर प्लेस कर रहे थे या संस्कृत प्लेस हो रहे थे, तब की टेक्निकल चीजें, तब की सहूलियतें, तब की सोच और आज की सोच में हमारे पास कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी, तो हमें अपनी सोच को और छलांग देनी है, उसको और एक नई पेंग देनी है, हमको उसको एक नया डायरेक्शन देना है। आई थिंक उस स्पिरिट में आप देखेंगे तो इट विल वर्क। चलिए, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और यहीं अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। नाजरीन, बिल्कुल, हमारा वक्त बहुत हो बहुत गया है। हम जी, आप नाजरीन दूसरे से भी दिन मैं मुआजरत के साथ, माफी के साथ, बहुत शुक्रिया। नाजरीन अगर खुश, आप में से कुछ लोग अभी भी हैं, हमको देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों का बहुत अच्छा कमेंट है इसमें, जैसे बहुत जी खूबसूरत और बहुत ही म्यारी गुफ्तगू आज हाथ लगी है। अजहर साहब, शुक्रिया कि आपने सलीम आरिफ को दावत दी और वहाँ जी उनसे मुतार और हमें उनसे मुतारुफ करवाया। आज बहुत मजा आया। और भी बहुत सारे जी जी, कमेंट्स हैं, वो मैं मैं नाज़रीन से देखूंगा कहना रिकॉर्डिंग, चाहूँगा कि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूँगा, मैं मैं तो रिकॉर्डिंग्स सबका में जवाब, देखूंगा जरूर। और आप भी सलीम साहब कमेंट्स का जवाब ज़रूर दें हमारे नाज़रीन को, हमें बिल्कुल खुशी बिल्कुल मैं मिलेगी। दूंगा, बिल्कुल, तो इसी के डेफिनेटली साथ डेफिनेटली। हम इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया, शब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शब आप सबों बखैर, का। बहुत शुक्रिया।